ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स से आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स से मेरी आवाज बेटा आ रही है? जी सर, क्वेश्चन नंबर 11 तक अब कोई मसला है यार? क्वेश्चन नंबर 11 तक अब वाइंड अप है सर? आ जाए सर, जी आ जाए, प्लीज आए सर। वेलकम टू क्लास। हैव अ सीट सर, हैव अ सीट प्लीज। थोड़ा तेज आए सर, शाम हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 11 तक बेटा वाइंड अप है प्लीज। एक क्वेश्चन कल कर रहे थे, जरा ढूंढे कौन सा पेजेस भी निकाले और रजिस्टर भी खोला। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास। आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंड्स फिर पीछे जाना शुरू हो गए हैं। सर जगह क्यों नहीं है सर? हुक्म करें, उठे आप, मैं बंदे कटवा दूंगा। मैं बंदे उठाने लगा सर, आए जल्दी जल्दी आए। नहीं आ रहा सर, मुझे नहीं ना नजर आ रहा। आप दरमियान से आ रहे, दरमियान वाले भाई आ गया। आप जरा छोटे हैं, जरा सही नजर नहीं आ रहा। ये बैग उठाइए, मेरे पास आ रहे। क्या हो गया? मैंने क्या कहना, आ गया। जी सर, कल एक क्वेश्चन किया था यार, कल क्लास में रिवर्स वर्किंग वगैरह समझ आ गई थी? चलिए थोड़ा सा जरा पढ़ने, कोई कल से रिलेटेड कंफ्यूजन? चले एक है वो, जरा मैंने जो एक 2-3 पेजेस दिए थे, इस काइंडली स्टेपल कर लीजिएगा नीचे जाते हुए ना, टी रूम से काइंडली आप जाते हुए बुक के अंदर स्टेपल करने, घूम जाना सब। जिधर ये क्वेश्चन नंबर 11 था ना, उधर स्टेपल लगा लीजिएगा काइंडली, लगा के जाना। मैंने कल चेक करना, ये हालात स्टेपल हो रहा, पता नहीं किधर गया। आज जाते हुए काइंडली स्टेपल लगा के जाना, आवाजें आनी चाहिए मुझे ऊपर स्टेपलर की, आवाज नहीं लगनी चाहिए। स्टेपलर दें, ऊपर आवाज आनी चाहिए। जी डियर, एक छोटी सी नई चीज जरा पढ़े आज। हेडिंग ढूंढे जरा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। जो आपके पास पेजेस थे उसी में है। मिल गई हेडिंग? मिल गई हेडिंग सर? क्या लिखा हुआ? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं, बस करें बेटा प्लीज, आवाज नहीं पाए। बस करें, बस करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली बता दें, साथ मिल गए। अगर बेटा आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी हो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहले एसेट की कॉस्ट पता होनी चाहिए सर। फिर रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट होना चाहिए, एस्टीमेट होना चाहिए। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन। मिल गई है, मिल जाएगी, अंदाजा है मिल जाएगी। कब मिल जाएगी? एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, डिस्पोजल। एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। देखिए, जब आप एसेट को लेंगे उस वक्त आपका प्लान नहीं है बेचना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वो एसेट्स हैं जो हेल्ड फॉर यूज है, तो आपको कोई प्लान में नहीं है कि मैंने साल बाद बेच देना, 1.5 साल बाद बेच देना। प्लान आपका यही होगा शायद मैंने इसे इस्तेमाल करना। लेकिन समटाइम्स क्या हो सकता है, यूजफुल लाइफ खत्म होने से पहले किसी वजह से आपको जरूरत नहीं रही, आपने देयरफॉर डिस्पोज कर दिया। लेकिन डिस्पोज कब करना है ये शायद आपको ना पता हो। तो शुरू में आप रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट करेंगे, विच इज द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। एक अंदाजा लगाएंगे आप, बेस्ट एफर्ट करेंगे, एक रीजनेबल एस्टिमेट। पुराने एसेट्स देखेंगे, पुराने एसेट्स कितने पे बिक रहे हैं, अगला कितने बिक सकता है, सप्लायर से पूछेंगे, कोशिश पूरी करेंगे एक बेस्ट एस्टिमेट हो जाए। लेकिन वंस अगेन, जितना मर्जी आप कोशिश करना, एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। तो नंबर एक कौन सी चीज एस्टिमेट करनी पड़ती है? रेजिडुअल वैल्यू। नंबर 2 पर अगर अपनी डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है तो कोई भी मेथड हो जाए, 5 मेथड से मिलाएंगे आराम आराम से। स्ट्रेट लाइन में आराम आराम से आराम से रुके तो सर, रुके एक मिनट। स्ट्रेट लाइन मेथड में लाइफ चाहिए होती है, तो लाइफ भी एक एस्टिमेट है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, 4 साल। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो लाइफ होगी तो रेट आएगा,
ठीक है, उसमें रेट चाहिए होता है, लेकिन रेट का फॉर्मूला क्या है रिड्यूसिंग में, 1 माइनस एन, तो एन वहां भी चाहिए, लाइफ वहां भी चाहिए। इस सम ऑफ डिजिट्स भी अगर है, आ जाएगा थोड़ा ध्यान में, ढूंढने तो कहाँ है मेथड, ढूंढे ढूंढे सम ऑफ डिजिट्स, दो और भी हैं, पीछे चले पीछे, बचपन जरा रिवाइज करें, डेप्रिसिएशन का बचपन, सम ऑफ डिजिट्स में भी लाइफ चाहिए, वो ठीक है एक लिस्ट बनी हुई है लेकिन लाइफ चाहिए, 1 2 3 4 5 जितने भी ईयर्स होंगे, तो एन वहां भी चाहिए। फिर अगर सम करना हो उसका फॉर्मूला चले बात हो रही है तो देख लें, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर नंबर 4 पे मशीन आर मेथड अगर है तो वहां भी लाइफ चाहिए, हाँ वहां लाइफ फिर आर्स में चाहिए। नंबर 5 में भी लाइफ चाहिए लेकिन वहां यूनिट्स में, तो लाइफ की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो लाइफ भी एस्टिमेटेड होती है या एग्जैक्ट होती है, इवन मशीन आर भी अगर है तो एक्सपेक्टेड मशीन आर्स, एक्सपेक्टेड यूनिट्स, तो ईयर्स में भी लाइफ आ जाती है, आवर्स में भी आ जाती है, यूनिट्स में भी आ जाती है, लेकिन एस्टिमेट करनी पड़ती है। तो नंबर 1 क्या एस्टिमेट करना पड़ता है, रेजिडुअल वैल्यू, नंबर 2 यूजफुल लाइफ, और फिर नंबर 3 मेथड भी सिलेक्ट करना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन करें, रिड्यूसिंग करें, सम ऑफ डिजिट्स करें, कौन सा करें, ये भी सिलेक्ट करना पड़ता है। नॉर्मली ऐसे एसेट्स जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग अगर है तो बिल्डिंग का फायदा आपको शायद हर साल एक जैसा ही मिलेगा, तो शायद फिर स्ट्रेट लाइन बेहतर होता है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, एक जैसी डेप्रिसिएशन। लेकिन ये जो मशीनें होती हैं इनकी परफॉर्मेंस या जो गाड़ियां हैं शुरू वाले सालों में ज्यादा होती है, फिर ग्रेजुअली पुरानी होने से इनकी परफॉर्मेंस फिर कम होती जाती है, सही कह रहा हूँ। तो ऐसी फिर एसेट्स पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्यों बेहतर है, शुरू वाले सालों में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन ज्यादा होती है कम होती है, वो कॉस्ट से मल्टीप्लाई फिर आहिस्ता से डब्ल्यूडीवी से, तो ऐसे ऐसे जिनका शुरू के सालों में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है वहां पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ज्यादा बेहतर है। या सम ऑफ डिजिट्स भी देखें जरा, सम ऑफ डिजिट्स में भी पहले सालों की डेप्रिसिएशन ज्यादा है, जरा चेक करके जरा देखे बता, देखें सर वो जो ईयर्स लिखे थे उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है ना, तो पहले सालों की शायद फ्रैक्शन बढ़ी है, 4/10, फिर 3/10, फिर 2/10, 1/10, तो वहां भी जरा फिगर्स देख लें, डेप्रिसिएशन भी कंपैरेटिवली पहले सालों में ज्यादा कैलकुलेट हुई है। तो ये मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो आपने मेथड खुद सेलेक्ट नहीं करना, मेथड एग्जामिनर बताएगा। लेकिन बात मैं ये कर रहा हूँ कि मेथड भी डिपेंडिंग अपॉन द एसेट आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा एसेट किस पर्टिकुलर एसेट के लिए ज्यादा फिजिबल है, बेहतर है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि शुरू में आपका ख्याल हो कि स्ट्रेट लाइन मेथड बेहतर है, इक्वल बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन कुछ अर्से बाद आपको महसूस हो कि स्ट्रेट लाइन सही नहीं है, रिड्यूसिंग बेहतर है, इसके बेनिफिट्स शुरू में ज्यादा मिल रहे हैं, आहिस्ता से कम होते जा रहे हैं, ये हो सकता है, पॉसिबल है। एसेट के यूज की बेस पे मशीन है, आपका ख्याल था कि शायद जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन अदरवाइज भी हो सकता है। इसी तरह यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट जो है क्या चेंज हो सकता है, रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट। तो आज हमने ये पढ़ना है, अब हेडिंग जरा दोबारा पढ़ें जो आपके सामने, आज हमने ये पढ़ना है कि अगर एस्टिमेट्स में चेंज आ जाए तो कौन सी 3 चीजें मैंने गिनवाई हैं एस्टिमेट्स की बहस से पहले, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ और मेथड। तो आज हमने ये पढ़ना है कि इनिशियली अगर आपने यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, मेथड सेलेक्ट कर लिया था और डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दी थी, और कुछ अर्सा गुजरने के बाद 2 3 4 5 साल गुजरने के बाद अब आपको महसूस हो रहा है कि रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट वो नहीं रहा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लाइफ वो नहीं है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या मेथड कोई और हो जाना चाहिए, तो इनमें अगर कुछ चेंज आ जाए तो देन एस्टिमेट्स के चेंज की फिर अकाउंटिंग कैसे करें। तो स्टोरी समझ गए, हम हेडिंग पढ़ने क्या लगे, एस्टिमेट्स में अगर तब्दीली आ जाए तो फिर एस्टिमेट्स को अकाउंट फॉर कैसे किया जाता है, मींस उसकी बेस पे फिर डेप्रिसिएशन करी जाती है। तो आगे पहले 2 लाइनें पढ़ने फिर एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। पेन रखे हाथ में, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढनी है। Whenever there is a change in accounting estimate of, ढूंढने की कौन सी चीज की बात हो रही है, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, और देयर इज अ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इनमें से कोई भी चीज अगर बदल जाए, तीनों बदल जाए या कोई एक बदल जाए या 2 बदल जाए, तीनों बदल जाए, सिर्फ कोई एक चीज बदल जाए या 2 बदल जाए,
कोई भी अगर चीज बदल जाए, एक या एक से ज्यादा, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, WDV कैलकुलेट करनी है एट द टाइम ऑफ चेंज। यहां रुक जाए जरा, WDV का फॉर्मूला बोल रहा, कॉस्ट माइनस वो पुराने तरीके से, पुराने यूजफुल लाइफ से, रेजिडुअल वैल्यू से, मेथड से जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, वो माइनस करके WDV निकाल लेते हैं। सर बस करें, सर बस कर दें अब, सर मुझसे ले लें पेज, तो 15-20 मिनट ठहर गए ना सर, ताकि पिछला पेज फिर लेते हैं। अब तस्वीर खींचने शुरू हो गए, इधर से पढ़ें। अगर कभी भी कोई एस्टीमेट बदल जाए तो पहला काम आपका क्या है, जब एस्टीमेट बदलेगा तो किस में से क्या माइनस करके क्या निकाल लेना है। और देन बड़ा डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल 2020 में आपने कोई एसेट लिया था और एस्टीमेट जाके चेंज हो रहा है 2022 में, तो पिछले सालों में जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर चुके हैं, उन सालों में तो जाके अब डेप्रिसिएशन रिवाइज नहीं की जा सकती। अगर 2022 आ गया तो 2010 में वापस, 2020 में कैसे वापस है, 2021 में कैसे गए। तो जिन सालों में डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो हो गई। आपने सिंपली बस क्या करना, जितना एसेट बच गया, WDV मींस क्या होता है, जो एसेट अब रह गया, तो जब एस्टीमेट बदलेगा तो आपने ये कैलकुलेट कर लेना है कि एसेट कितना रह गया, मींस WDV निकाल लेना, और उस बस WDV को फ्यूचर में रिमेनिंग लाइफ पे बस डेप्रिशिएट करना। तो अगर क्या हो जाए तो पहला काम क्या करना, WDV निकाल लेनी है। पिछले सालों की डेप्रिसिएशन जो हो गई वो हो गई है। ऑनवर्ड्स क्या करना है, WDV इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। जरा वर्ड ढूंढे, जहां तक मैंने अंडरलाइन किया था उस आगे। WDV of the asset at time of change is depreciated over remaining useful life। किन सालों की डेप्रिसिएशन एज इट इज ही रहेगी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रायर ईयर्स इज नॉट एडजस्टेड, मींस जो हो गया है वो हो गया है, और कहां से ऑनवर्ड्स बस चेंज कर लें, जहां से एस्टीमेट बदल रहे हैं वहां से ऑनवर्ड्स बस वर्किंग कर लें। किन सालों में नहीं जाना और किन सालों में जाना है, पिछले सालों में नहीं जाना, बस करंट ईयर जिस ईयर में चेंज है, और अगर फ्यूचर ईयर में कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है तो करंट और फ्यूचर ईयर में चेंज होना, पिछले सालों में आप चेंज अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब आज जरा ये वर्ड्स पढ़े, इनको जरा एग्जांपल के साथ कर लें। और बेटा मैंने ये अल्लाह माफ करे कभी नहीं कहा, मेरे पे एक इल्जाम आया है, आप लोगों के भी जहन में अगर ये इल्जाम है तो पहले वो क्लियर करना। मैंने कहा था कि मेथड अगर एक दफा सेलेक्ट हो जाए तो फिर चेंज नहीं करना। मैंने बेटा ये बात नहीं की थी, जो मैंने बात की थी, अच्छा आपने जिस तरह वर्ड लिखे मुझे याद आ गया, मैंने ये वाली बात कभी नहीं की कि स्ट्रेट लाइन मेथड अगर यूज हो गया तो कभी दोबारा फिर रिड्यूसिंग में नहीं जाना। मैंने जहां ये बात की थी वो थी सेपरेट लेजर्स की। मैंने ये कहा था कि अगर एक दफा लेजर WDV पे बनाना शुरू कर दिया तो उसके बाद फिर आपने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अगले सालों में लहदा नहीं बना लेना। और जरा वाइस वर्सा बोले, अगर कॉस्ट क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर लहदा बनाना शुरू कर दिया है तो अगले सालों में जाके लेजर WDV पे बनाना शुरू कर दिया। क्या यही बात है जो मैंने अब की है, वही बात है, वो है अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन जरा बोले सर, बोले तो सही, बोला जा रहा है सर, ट्राई तो करें। मैंने नहीं बताया तो डेप्रिसिएशन डेबिट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन क्या डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट भी हो जाता है? तो इन दोनों में से आपने एक दफा चूज कर लेनी है कि आप कौन सी एंट्री करने में इंटरेस्टेड है, या एसेट अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन ने चार्ज होना है या सेपरेट लेजर में। तो ये तो वन टाइम डिसीजन है, उसके बाद फिर उस एसेट के लिए डिसीजन बदलना नहीं है। तो ये एक दफा वन टाइम डिसीजन ही होगा। लेकिन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आप चेंज कर सकते हैं अगर महसूस हो कि पुराने मेथड की जगह नया मेथड ज्यादा बेहतर डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट करेगा। ये मैं कुछ बातें आपके साथ जो रख रहा हूँ ये प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, वरना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेटली एग्जामिनर आपको बताएगा कि आपने पहले कौन सा मेथड यूज किया था और अब कौन सा मेथड की तरफ आना ही नहीं आना। तो क्या चीज बदल सकती है, तीन चीजें होगी अब यहाँ, मेथड भी, रेजिडुअल वैल्यू भी और यूजफुल लाइफ भी। और अगर कभी ये बदल जाएं तो जिस वक्त ये बदलेंगे आपका पहला काम WDV कैलकुलेट करना है, और ऑनवर्ड्स फिर डेप्रिसिएशन रिमेनिंग लाइफ की बेस पे कैसे चार्ज करनी मैं बताऊंगा। लेकिन दूसरी चीज फाइनली आपके जहन में ये रहना चाहिए कि पिछले सालों की डेप्रिसिएशन अनचेंज ही रहेगी, जो हो चुका है वो हो चुका है, जहां से ऑनवर्ड्स महसूस हो रहा है कि एस्टिमेट्स बदल जा रहे हैं वहां फिर आपने चेंज करना।
अब डन है प्लीज, मेरी वर्ड्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आज मेरे ख्याल एक दो एग्जांपल्स कर लें, ऐसे लग रहा होगा पता नहीं क्या बात होने लगी। Cheniot Engineering owns a machine which originally cost 60,000 on 1st January 2012. Machine was being depreciated over its useful life of 10 years on a straight line basis and has no residual value. What is the meaning no residual value? नहीं वो तो ठीक है, जीरो का मीनिंग क्या है? हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि यूजफुल लाइफ के एंड पे कुछ मिलेगा, ठीक है? On 1st January 15, Cheniot Engineering revised the underlying total useful life of the machine to 8 years, down from previous 10 years. लाइन की ट्रांसलेशन कर दें, किस दिन किसकी बजाय कितनी लाइफ हो गई है? 5 जनवरी 2015 को पुराना जो 10 साल का एस्टीमेट था उसकी बजाय टोटल लाइफ का एस्टीमेट 8 साल हो गया। कितने साल बाद ये एस्टीमेट चेंज हुआ है, गिन के प्लीज बताना। कितने साल बाद एस्टीमेट बदल गया है? 12 गुजरा, 13 गुजरा, 14 गुजरा, 15 भी स्टार्ट हुआ है, 3 साल बाद ये एस्टीमेट बदल गया। मैंने जो आपके सामने बातें की थी, वक्त आ गया कि उनको जरा लिख के कर लें। आप चाहे इसी के साथ लिख लें, वर्किंग हुई भी है, लेकिन आई रिक्वेस्ट कैलकुलेटर पकड़ लें। छोटी छोटी मेरी बातें गौर से जरूर सुननी। हमसे रिक्वायर्ड है कि 15 और सब्सिक्वेंट ईयर्स की डेप्रिसिएशन बताएं। आपने जो ऊपर पढ़ा भी मेरे साथ, आप ये बताएं ओरिजिनली 2012, 13, 14 में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हुई होगी? नहीं वर्किंग करवानी है, ठीक है, मेथड पता है आपको, लाइफ पता है, रेजिडुअल वैल्यू पता। स्ट्रेट लाइन मेथड था, क्या किया होगा आपने? 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 किया गया होगा। पर एनम डेप्रिसिएशन बनी होगी 6000। किन किन सालों में? 12, 13, 14 एंड 14। लिखे वर्किंग, ये इधर ही लिखना चाहिए, देखिए राइट साइड पे रहेगा, बन जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके लिखो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी काइंडली नोट करें अपने पास रजिस्टर में। साथ वाले को देखते हुए लिखना इज नॉट एन इशू, अपना अपना लिखो। आप लिख रहे हैं, मैं आपको तो नहीं कहा। जी सर, अब एस्टीमेट कब चेंज हुआ? 2015 में, 1 जनवरी सर, 1 जनवरी 15। अब रुक जाएगा, 6,000 एप्रिसिएशन लिख के बस रुक जाएगा, पहले बाकी देख लो। अगर एस्टीमेट्स बदल जाए, वैसे को बदला? मैंने तो कहा था तीनों बदलने, एक बदल जाए या एक से ज्यादा बदल जाए, प्रिंसिपल रिमेन सेम। कौन सा वैसे बदला? यूजुअल लाइफ का एस्टीमेट चेंज हो गया। तो एस्टीमेट कोई भी बदल जाए, एक बदले या सारे बदल जाए, पहला काम WDV कैलकुलेट करना, करवाना पहले सारा। WDV का फॉर्मूला बोला, 60,000 होगी कॉस्ट। सोच के बताएं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है? 6 नहीं बेटा, 6 नहीं, 6 तो पर एनम है, 3 साल गुजरे, 18,000, 6,000 into 3, 18,000. So what is the WDV on the date of estimate change? 42,000. ये 3 साल डन है? डन है सर। आप ऊपर वाले पैराग्राफ में चले जाए जो पढ़ रहे थे अभी, तब WDV आ गई, आगे सर। अब WDV का करना क्या है? पूरे सेंटेंस को बोलना है और काइंडली जरा 2-3 दफा मैंने भी बोलना है, आपने भी बोलना है, इसको याद करना। WDV का क्या करना है? इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग का मुराद जो बच गई है, जो बच गई है। तो दोबारा जरा क्वेश्चन की तरफ देखना, व्हाट इज द टोटल लाइफ? अब 10 खत्म हो गए, अब 8 हो गए। क्या यहां से कंसंट्रेशन सुननी मेरी बात, क्या 42,000 डिवाइड बाय 8 कर दूं? अगर मैंने 8 कर दिया तो गौर से सुनिएगा क्या होगा। कहां से ऑनवर्ड्स 8? 15 से ऑनवर्ड्स 8 साल लगेंगे।
कितने साल पहले गुजर गए, तो खुद हम बना देंगे 11 साल। कहां से आगे 8 साल, अगर मैंने 8 से डिवाइड किया, 15 से आगे, 15 और 15 से आगे, और 3 पहले गुजर गए, तो हम शायद ये कहना शुरू हो जाएंगे कि टोटल लाइफ 11 साल है। हालांकि वर्ड्स क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज द टोटल लाइफ नाउ, 8 साल। कितने साल गुजरने के बाद, तो व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ, कैसे, 8 साल टोटल लाइफ दी हुई है, लेकिन कितने साल ऑलरेडी गुजर गए हैं। तो मैंने डिवाइड बाय 5 क्यों किया है, लॉजिकली क्लियर करें जरा, लॉजिकली क्लियर करें। 42,000 डिवाइड बाय 5, अब 5 सालों में ये अमाउंट डेप्रिशिएट होगी, कितने साल पहले गुजर गए, तो टोटल लाइफ 8 साल ही, तो टोटल 8 लिखा हुआ। हमने क्या ढूंढना है, रिमेनिंग ढूंढना है। तो रिमेनिंग ढूंढने का तरीका क्या होता है, टोटल लाइफ लें और जितने अरसा गुजर गया है वो माइनस कर दें। कितना अरसा गुजर गया हुआ है, 3 साल। टोटल लाइफ क्या थी, रिमेनिंग लाइफ, कैलकुलेटर 42,000 माइनस डिवाइड बाय 5, what is 8400, depreciation of the year ended 15, 16, 17, 18, 19, बस। हाँ, अगर 2 साल बाद फिर एस्टिमेट बदल गया, फिर क्या करेंगे, उस हिसाब से क्या करेंगे, फिर उस दिन के WDV निकालेंगे और फिर उस WDV को उस वक्त की रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो प्लीज दोबारा प्रिंसिपली जरा 1 सेकंड फिर आप नोट कीजिएगा प्लीज अपने हाथ से भी। अगर कोई एस्टिमेट बदल जाए तो पहला काम, और फिर WDV का क्या करना है, डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब प्लीज ये ना कह दीजिएगा नीचे लिखा हुआ आंसर, अपने हाथ से एक्सप्लेन करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बेटा बात को समझ आई, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई है, कोई है, कोई है, अपने आप को चेक करें, आप हैं, फिजिकली हैं, मेंटली भी हैं, क्यों यकीन नहीं आ रहा आपका। बेटा अगर 8 साल टोटल लाइफ है, टोटल लाइफ अब 8 साल है, 3 साल गुजर गए हैं, 12, 13, 14, तो 5 साल बेटा रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी, 8 माइनस 5, 8 माइनस 3, सॉरी, टोटल लाइफ गिवन है, 3 साल गुजर गए। क्लियर हो गया प्लीज 5। मैंने कहा था अगर डिवाइड बाय 8 कर देंगे तो टोटल 11 हो जाएंगे। 3 पहले हैं, हमने अगर यहां से 8 से डिवाइड करना शुरू कर दिया तो 3 पहले, 8 अगले। मैंने अगर डिवाइड बाय 8 किया, ये बात समझ आती है कि मैं डिवाइड बाय 8 किया तो 8 साल लग जाने, कहां से, 15 से, तो 3 पहले गुजरे, तो इसका मतलब हम कह रहे होंगे कि टोटल लाइफ 11 साल है, तो हम सवाल बदल रहे होंगे। तो सवाल बदलने का हमारे पास कोई राइट नहीं है, हमारा काम सिर्फ है जवाब बनाना। तो एग्जामिनर सेज कि व्हाट इज द टोटल लाइफ नाउ, 8 years, तो हाउ मेनी years have been passed, तो व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ। तो क्या अगर मैं रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करूंगा तो ऑटोमेटिकली टोटल लाइफ सही हो जाएगी, लेकिन अगर मैं यहां से टोटल लाइफ लूंगा तो फिर रिमेनिंग लाइफ, फिर सॉरी टोटल लाइफ हम चेंज कर देंगे, जो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। तो हमेशा प्लीज सेंटेंस फाइनल कर दें, ये बहुत दफा आगे जाके चीजें रिपीट होनी है। क्या करना है हमने, WDV निकाल के क्या करना, WDV इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, डन ना। और अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 5 years में एस्टीमेट ना बदला तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल 8400 डेप्रिशिएट हो रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन पर एनम सेम रहती है, सर जी सेम रहती है सर, लेकिन अगर एस्टीमेट बदल जाए तो चेंज भी हो जाती है। देखिए सर अपना आंसर, पहले 3 सालों की डेप्रिसिएशन पर एनम क्या थी, तो मेथड पहले भी स्ट्रेट लाइन था, बाद में भी है। तो भाई साहब हम बड़े हो रहे हैं, यहाँ तक पहले क्या बात हुई थी कि डेप्रिसिएशन पर एनम सेम रहती है। हमारी इस बात की आज पहली एक्सेप्शन क्या आ गई है, अगर एस्टीमेट्स बदल जाएं तो फिर डेप्रिसिएशन डिफरेंट भी हो सकती है। तो आहिस्ता आहिस्ता शायद एक्सेप्शंस की तरफ हम जा रहे हैं। जी सर, नहीं आप बेटा देखें क्वेश्चन में उसे एक इन्फॉर्मेशन हमें दी है, अगर वो कहता कि अब हमारा रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट भी ये है तो हम अकॉर्डिंगली ले लेते, लेकिन अगर हमें रेजिडुअल वैल्यू नहीं पता तो
वी कांट डू एनीथिंग, हम जीरो ही assume करेंगे। अभी आ रही चीजें आगे वैसे, क्या एट अ टाइम एक से ज्यादा एस्टिमेट्स भी बदल सकते हैं? तो आ रहा, लेकिन ये क्लियर रखिएगा कि क्वेश्चन में रेसिडुअल वैल्यू नहीं पता तो अपनी तरफ से हम assume बेटा नहीं करेंगे, मजबूरन जीरो assume करें, ठीक है। बाकी जो आपकी आपने मेरे ख्याल है जो बात की शायद फर्दर अभी रिफाइन हो जाएगी जरा। नेक्स्ट एग्जांपल देखा, अब मशीन वाज परचेज, मेरे ख्याल नेक्स्ट पेज पे चलेगी। मशीन वाज परचेज 3 years ago, कितने की सर? and it is expected to have a useful life of 10 years. Expected residual value is 30,000. Due to technological changes, the estimated life of the machine was reassessed during 2015. The total useful life once again is now expected to be 7 years and machine is now considered to have no residual value. पहले ये अंदाजा था कि 30,000 पे बिक जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अगर एस्टिमेट है कि अब नहीं बिकनी तो क्या चेंज आएगा? आइए रिलैक्स होकर देखते हैं। पहला काम वही है, डाटा पढ़े, 15 की वर्किंग करनी है हमने। पहला काम वही है, कोई एस्टिमेट बदला? बल्कि मैं शायद कहना चाहिए कौन कौन सा बदला? दो बदले हैं, लाइफ भी चेंज हुई है और रेसिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट भी बदल गया, मेथड भी बदला। ढूंढना चाहिए। पहले मेथड क्या था? पढ़े 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 कंसंट्रेशन से ना पहले पता है ना बाद पता है, मेथड ना पता तो स्ट्रेट लाइन होता है। ये तो पता है सबको, किसी को? अगर नहीं पता तो लिखेंगे, नोट लिखो। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ एनी मेथड देन यूज स्ट्रेट लाइन। रिड्यूसिंग सम ऑफ डिजिट्स, मशीन आर, प्रोडक्शन यूनिट्स, इन तरफ, इनकी तरफ कब जाना है? जब वो कहेगा। अगर इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन देन ऑलवेज यूज स्ट्रेट लाइन मेथड। अब आ जाए जरा स्टोरी फाइनल करवाना जी। एस्टिमेट कब चेंज हुआ? 15 में, ठीक है। तो 15 में अगर एस्टिमेट चेंज हुआ है तो सबसे पहला काम WDV निकालेंगे। डन है? कैसे निकालूं WDV? फॉर्मूला बोले, कॉस्ट ढूंढे। पहले देखा करें बेटा, प्लीज समझा करें, एक एक फिगर समझा करें सही। 1.5 लाख कॉस्ट मिल गई, इसमें से क्या करना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। कितने अरसे की? 3 साल गुजर गए हैं। 15 से पहले कौन कौन से? 12, 13, 14। अब पुरानी डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवानी है आपने पर एनम। फिगर्स बोले। 150 माइनस, क्या उस वक्त रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड थी, डिवाइडेड बाय 10, कैलकुलेटर उठाएं। 12,000 क्या था? पर एनम पर एनम पर एनम मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर मैंने क्यों कर दिया है? 3 सालों की क्यूमुलेटेड कितनी बनी? व्हाट इज 36,000? 150 में से माइनस कर दें। सर प्लीज कर दें, साथ वाला भी नहीं कर रहा सर, वो भी नहीं कर रहा सर, वो भी नहीं कर रहा सर, कोई तो करे सर। व्हाट इज 114? व्हाट इज 114,000? WDV when the estimates are changed। रुक जाए अभी। अब इस WDV का क्या करना है? डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, वर्ड आपने ध्यान में रखना है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब जरा डेटा देखें, बताएं व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू नाउ? रेजिडुअल वैल्यू अब जीरो है। अगर ये जीरो की जगह फॉर एग्जांपल 10,000 होता तो अब WDV ने फ्यूचर में डेप्रिशिएट होता, तो फिर मैं माइनस अकॉर्डिंगली करता। फिलहाल माइनस जीरो हो गया। डिवाइडेड बाय, आप सोच के बताएं क्या करो। व्हाट इज टोटल लाइफ? 7 years। आफ्टर पासिंग हाउ मेनी years? 3 years। तो व्हाट इज रिमेनिंग लाइफ? 7 4 नहीं 3 4 कैसे यार? टोटल लाइफ 7 years, 3 साल गुजर चुके हैं। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। डन सर? अब लिखें, तो 1 मिनट आंसर बता दें। चलो फाइनल 28,500। तो ये 36,000 मैंने ऊपर लिखा, इसकी कैंडिक वर्किंग भी नीचे बनाएगा। प्लीज अपने हाथ से सॉल्व करें।
वेलकम टू क्लास भाई। यार मैं वेलकम भी करूं तो यार बुरा लगता है यार, कमाल है। मैं अच्छा क्यों लगे? अच्छा भी नहीं लगने वाली बात है। नहीं, वेलकम मैंने इसलिए इसलिए कहा है कि आप बहुत लेट आए, तो ये ना हो कि इतना अच्छा लगना शुरू हो जाए। तभी क्या वो कह रहे हैं इतना पीछे निकल गए? एसी के सामने बैठना? नहीं, सर्दी लग रही तो दूसरे एसी के सामने बैठेंगे। अच्छा, जी बेटा, डेफिनेटली जो जो एस्टिमेट्स होंगे, जो जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होंगे, वो सारे यूज करेंगे। WDV इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का मतलब है कि जिस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी, अब वो रादर देन कॉस्ट WDV की बेस पे होगी। तो अगर कोई रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू है तो वो डेफिनेटली माइनस करेंगे। ठीक है, प्लीज क्लियर हो गया? मैंने ये जीरो माइनस क्यों किए? नोटेड है सर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बताइए, लिखिए। बड़ा लिख लिया यार, तो एक आध बता दे ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से। आध रहने दे, एक बता दे। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? आप लोग क्लियर है सर? मैं इसी डेटा में एक चेंज करने लगा हूँ, जरा कंसंट्रेट करना है अपने बोर्ड पे तरफ। लेट्स अज्यूम बाकी डेटा सेम है, यहां से आगे ना लिखा होता, एंड रेजिडुअल वैल्यू जीरो। ठहरे 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 ठहरे, आराम से आराम से। 7 इयर्स जहां लिखा है, इसके बाद सपोज रेजिडुअल वैल्यू का जिक्र ही ना होता। मतलब मेरी इस बात का ये है कि देखिए, अगर हमें नहीं पता किसी एस्टीमेट के बदलने का, तो क्या हम उसके बारे में भी अज्यूम कर लेंगे वो भी बदल गए? हम किसके बारे में ही समझेंगे कि बदला है? किसकी इंफॉर्मेशन है? इसकी इंफॉर्मेशन। तो मीन्स से फॉर एग्जांपल अगर ये रेजिडुअल वैल्यू का जिक्र ना होता, तो देन बताएंगे मैं क्या करता? मैं WDV निकालता फिर भी, क्योंकि लाइफ बदल गई, वो 114 ही होती। लेकिन अब 114 में से फिर मैं क्या करता? 30,000 को एज इट इज माइनस करता। वो क्यों माइनस करता? क्योंकि अगर वो नहीं चेंज हुआ, अगर उसके बारे में नहीं इंफॉर्मेशन, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो एज इट इज ही है। तो हम किन एस्टिमेट्स के बारे में समझेंगे कि वो चेंज है? जिनके बारे में बताया गया है, और जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वी अज्यूम कि वो अनचेंज है। वो अनचेंज है। एक आखिरी चीज सुना जरा, मेथड का हमें नहीं पता, इस डेटा में मेथड का नहीं पता था, तो मैंने पहले कौन सा मेथड यूज किया और बाद में भी कौन सा किया। लेकिन अगर फर्ज करें वो कहता कि मेथड भी बदल गया, तो फिर हम अकॉर्डिंगली लाइफ भी बदल के, रेजिडुअल वैल्यू भी बदल के, एस्टिमेट्स भी बदल के वर्किंग करेंगे। तो अब आ रही मेरा ख्याल है कोई वक्त आ गया कि कम से कम दो तो जरूर बदल जाए। एक एग्जांपल और करें, नहीं मतलब एक और एग्जांपल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा। तो बात समझ आ गई थी ना जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? नहीं, अगर क्लियर है ठीक है, मतलब मैं बार बार पूछ रहा हूँ, अगर नहीं मसला है तो बता दीजिएगा। मर्दान फैब्रिक्स के नाम से ढूंढे जी। मर्दान फैब्रिक्स owns a machine which originally cost 30,000 1st January 2012. It has no residual value. ठीक है? It was being depreciated over its useful life of 10 years on straight line basis. During 2015, Mardan Fabrics decided to change the method of depreciation. अब क्या बदल रहा है? कहां से कहां? प्रिंसिपल रिमेन सेम, प्रिंसिपल रिमेन सेम। काइंडली वर्किंग करवाएं। कब बदला है? 15 में। तो 15 में खड़े होके पहले WDV निकलवाया जरा। 30 कॉस्ट है माइनस, नहीं बेटा यहाँ जीरो नहीं है। WDV और अब स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला ना मिक्स कर दीजिएगा। WDV का फॉर्मूला क्या है? अब मैंने यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ढूंढनी है, और अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ढूंढने के लिए मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 साल की जीरो नहीं है। आपके ज़हन में एक और चीज आई है जो जीरो है, वो यहाँ नहीं आनी, वो वर्किंग ऑफ डेप्रिसिएशन में। तो मिक्स ना हो जाए ये चीजें। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ WDV? Cost minus accumulated depreciation. What is the formula of straight line method? Cost minus residual value divided by useful life. अब आए जरा डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवाएं।
व्हाट इज कॉस्ट 30, व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब यहाँ नहीं सोचनी ना, एक्यूमुलेटेड नहीं सोचनी, मैंने जान के बोल बेटा नहीं, मैं यहाँ नहीं सोचनी, यहाँ फाइंड भी नहीं करनी, यहाँ रेजिडुअल वैल्यू सोचनी। अब रेजिडुअल वैल्यू ढूंढना, अब बताएं डिवाइड बाय 10, 3000, व्हाट इज 3000 डेप्रिसिएशन पर एनम, हाउ मेनी इयर्स। क्या ये हमेशा 3 साल बाद एस्टिमेट बदलेगा? और यार तीसरी एग्जांपल है, ये कोई जरूरी नहीं, मैंने कहा कि खुदा खासा ये फाइनल कंक्लूजन निकला कि एस्टिमेट 3 साल बाद बदलते हैं। इनटू 3 किया तो 9000 का नाम बताएं। अब 30,000 माइनस क्या 9000 नहीं, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या, व्हाट इज 21,000। किस दिन जब एस्टिमेट 2015 में। अब ये वाला शायद जरा ज्यादा इजी हो जाएगा। अब मेथड बदलना बस यहाँ, तो किस मेथड से किस मेथड पे जा रहे हैं। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर है तो उसमें रेट चाहिए होता है, क्या रेट गिवन है। अब ये रेट आप 2015 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21,000 से। 21,000 तो अगर मैं 2015 की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 25%। मैंने तो कहा था फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है, ये फर्स्ट ईयर भी नहीं, नंबर 1 ये फर्स्ट ईयर भी नहीं है, और नंबर 2 हमने जो पढ़ा था उसकी थोड़ी सी एक्सेप्शंस आ जा रही हैं। अगर एस्टिमेट्स बदल गए तो WDV ने फ्यूचर में डेप्रिशिएट होना, जो पिछले सालों में हो गया दैट विल रिमेन अनचेंज। ऑनवर्ड्स मींस जिस साल से एस्टिमेट बदल रहा है वहां से आगे जाना है। मुझे एक वर्किंग करनी और आपने करवानी है। 21,000 का 25% जरा जरूर दीजिएगा। 5250 क्या है डेप्रिसिएशन। 2016 में डेप्रिसिएशन अब कैसे कैलकुलेट करूं। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड शुरू हो गया, अगले साल भी 5250, अगले साल क्या 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 कैसे कैसे भाईजान 21,000 माइनस ये क्या किया मैंने, अब WDV बनाई मैंने और रेट मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर बताएं 3938। 17 में अगर वर्किंग करनी है तो कैसे करूंगा, 21,000 माइनस 5250 माइनस 3938, तो मींस बाकी सारी स्टोरी वही है जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। व्हाट इज द ओनली न्यू थिंग, अगर एस्टिमेट्स बदल जाए तो बस WDV निकाल लें, उसके बाद अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वैसे ही होना जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है, रिड्यूसिंग है तो रिड्यूसिंग, और जब और बड़े हो जाएंगे तो बाकी भी अगर हो तो ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो काइंडली प्लीज पूरा जरूर लिखें। जी डेफिनेटली बेटा, मैं ये भी कर सकता था कि यहाँ WDV निकाल लेता, 21,000 माइनस 15,750 शायद आने थे, और अकॉर्डिंगली हम वर्किंग कर लेते। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग का इस वक्त एजेंडा क्या है, तो मेरे लाइक अगर एजेंडा हो, यकीनन बात पढ़ाई की हो रही है, ये तो कंफर्म है। नहीं मैं सीरियस हूँ यार, ये कैसे हो सकता है, आप खुद सोचते लिखते हुए कि नौजवान पढ़ाई के टाइम पे कोई इरेलीवेंट बातें कर रहे हैं, वो भी इतनी गर्मी में। नौजवान अगर इतनी दूर दूर से आए हो, इतने पुरफजा मकाम छोड़ के, अगर कोई नौजवान लाहौर में बैठा है इस गर्मी में, इतना सेक्रीफाइस, हम वहां जाना चाह रहे हैं, वो यहाँ आया, आखिर कोई तो वजह होगी। हर वक्त तंग करना मेरा मकसद है, लगता है नौजवान हंसता है, मुझे बुरा लगता है। अगर मेरे बारे में आपको ये गुमान है तो पास में यही समझे, और अगर कोई 2-4 इल्जाम और बनते हैं तो मुझे चाहे बताए बगैर बनाई जाए, मुझसे ऐसे डरने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कोई इशू नहीं है। 5-6 ज्यादा हो गया। एक क्रक्स ऑफ द स्टोरी अगर बता सकें यहाँ, फिर हम इंशाल्लाह एक क्वेश्चन करते हैं कम्प्रिहेंसिव का। व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। अगर एस्टिमेट बदल जाए तो आप WDV फाइंड आउट करेंगे और पिछले सालों की डेप्रिसिएशन अनचेंज रहेगी, और WDV ऑनवर्ड्स रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट करेंगे बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। ये डेफिनेटली बेटा जितने भी साल हैं
जितने भी अब रिमेनिंग ईयर्स रह गए हैं उन रिमेनिंग ईयर्स में WDV विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, अनलेस ऑफ कोर्स अगर फर्स्ट के 2 साल बाद फिर एस्टिमेट बदल जाए तो फिर उस वक्त WDV निकालें, उस वक्त की WDV, और ऑनवर्ड्स ईयर्स में उसको डेप्रिशिएट कर दें। नहीं बेटा, मैंने WDV नहीं लिखी थी, वो मेरे से क्वेश्चन हुआ था, वैसे परेशान ना काइंडली हो जाइएगा, मैंने वैसे ही वो सिर्फ इस वक्त की WDV लिखी थी। डेफिनेटली अगर आपने 16 की WDV लिखनी हो तो डेफिनेटली मैंने वो नहीं लिखी। 15,750 में से एक सवाल पूछा गया था तो मैंने उसकी बात की थी, तो उसको ना आप कंफ्यूज कर लीजिएगा। ये डेफिनेटली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई हुई है 3938, ये भी डेप्रिसिएशन और 5250 भी डेप्रिसिएशन, तो वो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ था मेरे से शायद, उसकी वर्किंग की थी जी। ठीक है जी, प्लीज दानिया सर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई और इशू तो नहीं? देन सर इधर रजिस्टर ढूंढिएगा, जरा रजिस्टर में पहले एक छोटी चीज समझना, फिर एक क्वेश्चन मिलजुल के करते हैं। एक हेडिंग है लिखें, कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बड़ा अर्सा हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को जरा डिफाइन किए हुए। दीज आर दोस टेंजिबल एसेट्स, इंग्लिश में जरूरी नहीं है, एटलीस्ट हेल्ड फॉर यूज है और लाइफ इनकी मोर देन 1 ईयर। चंद एग्जांपल्स जरा ज़हन से सोच के। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर वगैरह की बात हो। मेरी फिर हेडिंग का क्या मीनिंग हुआ? कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अगर कोई बिल्डिंग खरीद ली है तो उसकी कॉस्ट, कोई मशीनरी खरीद ली है उसकी कॉस्ट, कोई फर्नीचर खरीद लिया तो उसकी कॉस्ट। तो हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा कि कॉस्ट किसे करते हैं? लेकिन सिर्फ परचेज प्राइस आप नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ चीजें पिछले दिनों में शायद आपको वैसे पता चल गई। अगर कोई मशीनरी है उसने इंस्टॉल होना है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। कोई ओवरहॉलिंग करवानी है सेकेंड हैंड मशीनरी की, एसेट कॉस्ट में प्लस करते थे 9 लाख जमा 1 लाख, तो कस्टम ड्यूटी एक दिन वर्ड आ गया था अगर इंपोर्ट किया तो, कैरिज इनवर्ड्स अगर है तो आज उसी बहस पर हमने शायद लिख के जरा फाइनल करना। तो व्हाट इज द मीनिंग कॉस्ट? सिर्फ परचेज प्राइस नहीं, ऑल अमाउंट्स इनकर्ड। एक सेंटेंस लिखा था पहले, कॉस्ट मींस होता है, अगर आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो इसका मीनिंग होता है ऑल अमाउंट्स incurred to bring the asset all amounts incurred to bring the asset all amounts incurred to bring the asset into location and condition all amounts incurred to bring the asset into location and condition as intended by management of business for use। वो सारी अमाउंट्स जो इसलिए इंकर हुई हैं ताकि एसेट उस जगह और उस हाल में आ जाए जिस हाल में और जिस जगह पे बिजनेस की मैनेजमेंट उसे इस्तेमाल करना चाहती है। तो काइंडली ऐसे परेशान वैसे हो जाइए, ये लोकेशन एंड कंडीशन समझ आ रहा है?
मसलन फॉर एग्जांपल ये कॉलेज वालों ने एसी लिया है, तो लोकेशन मींस कॉलेज प्रेमिसेस, कंडीशन मींस इंस्टॉल हो जाए, इस काबिल हो जाए कि हम इस्तेमाल कर सकें। लोकेशन मींस जगह, और कंडीशन मींस उस हाल में। तो आप देखें ना, अगर ये एसी लिया गया है तो अगर ये डब्बे के अंदर ही है, कॉलेज तक पहुंच गया लेकिन डब्बे के अंदर ही है, तो हम इसे इस्तेमाल करके फायदा नहीं ले सकेंगे। तो फिर इसे किस हाल में लाना पड़ेगा? इंस्टॉलेशन के हाल में लाना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन मींस कैसे, कंडीशन मींस कैसे इस्तेमाल करना, और लोकेशन मींस किस जगह इस्तेमाल करना। तो इसको, इस एसेट, किसी भी एसेट को इस लोकेशन या कंडीशन में लाने पे जो खर्चे होंगे ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सकें, वो सारी अमाउंट्स उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। पहले एक आसान सा एग्जांपल ले लें, एसी को फाइनल कर लें। आपने एसी खरीदा 70,000 का, ये तो होगी परचेज प्राइस। फिर इसे अपने पास लाने के लिए कैरेज इनवर्ट्स आया, ऐड करेंगे सर, फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस हुए, वायरिंग वगैरह हुई, उन सब को प्लस करके जो अमाउंट बनेगी, लेट्स अज्यूम 75 हो गया, तो 75,000 विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट। एसी कोई डबल एंट्री बोला था अगर एसी खरीदा था, कितने से 70,000 से नहीं, 75,000 से। फिर ये जो कॉस्ट है ये डेप्रिशिएट हो, आइदर बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग, जो भी आप यूज कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो उसमें कॉस्ट चाहिए होती है, तो कौन सी कॉस्ट लिख रहे होंगे आप? तो सिर्फ परचेज प्राइस नहीं, ऑल अमाउंट्स इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट इज आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, मेरी इस बात को फर्दर समझने के लिए कि हम जरा डिटेल्ड एग्जांपल एक बना लेते हैं। फर्ज करें आपका एक बिजनेस है लाहौर में, या लेट्स अज्यूम चलो आपने लाहौर में फैक्ट्री लगाई हुई है जिसमें आपने एक मशीनरी इंस्टॉल करनी है, और मशीनरी जो आपको चाहिए सपोज वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आपको स्पेशलाइज्ड मशीनरी चाहिए जिसका सप्लायर सपोज जापान में। सप्लायर कहाँ पे है और मशीनरी ने इस्तेमाल कहाँ होना है? लाहौर में। तो अब इस मशीनरी ने जापान से ट्रेवल करते 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 लाहौर किसी तरह पहले पहुंचना है, फिर लाहौर में आपकी फैक्ट्री में इंस्टॉल होना है, फिर इंस्टॉलेशन के बाद इसने इस काबिल होना है कि आप इस मशीनरी को इस्तेमाल करके यूनिट्स बना सकें। तो इस सारे प्रोसेस में कौन कौन से रेलिवेंट खर्चे आएंगे? मैं एक छोटा सा सीक्वेंस बनाता हूँ, यकीनन आप जरूर सोचें, साथ साथ मैं एक लिखूंगा भी, आपसे रिक्वेस्ट है एंड में लिख लीजिएगा, मैं जरा बात पूरी करूँ। सबसे पहले तो एक परचेज प्राइस होगी मशीनरी। परचेज प्राइस किसको पे करेंगे? सप्लायर को। तो परचेज प्राइस डेफिनेटली, अब सप्लायर जापान में है तो शायद आप रुपीज में ना पेमेंट करें, को फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो जाए, शायद डॉलर्स या कोई लोकल करेंसी जो भी उनकी है। तो अगर किसी फॉरेन करेंसी में पे करेंगे तो फिर फॉरेन करेंसी को पाकिस्तानी रुपयों में कैलकुलेट करेंगे। आजकल आप सुनते रहते होंगे कि डॉलर इतने का हो गया, रुपया इतने का रह गया, तो एक्सचेंज रेट यूज करेंगे। ठीक है, तो उसको फिर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो सारी अकाउंटिंग किस करेंसी में करेंगे? पाकिस्तानी रुपीस में। तो अगर पाकिस्तानी रुपीस के अलावा किसी और करेंसी में आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है तो फिर फॉरेन करेंसी की अमाउंट को आप लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके अपनी अकाउंटिंग करेंगे। ये चीज थोड़ी सी वैसे आ जानी आगे जाकर, इसलिए मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। वैसे इसकी जो डेप्थ है वो FA2 में जाके आएगी कि फॉरेन करेंसी को फिर रुपीस में वैसे आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $1000 हो तो पाकिस्तानी रुपयों में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वो जो भी रेट होगा, फॉर एग्जांपल आजकल 185 अगर है तो 1000 इंटू 185 करेंगे तो आपको रुपीस में पता चल जाएगा कि मेरे पास पाकिस्तानी रुपए कितने। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके आपने फिर अपनी रुपीस में अमाउंट कैलकुलेट कर लेनी। तो लेट्स अज्यूम ये मशीनरी की परचेज प्राइस थी 50 लाख, मैं रुपीस में बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, बात समझ गए सर? तो ये पैसे तो किसके पास जाएंगे? सप्लायर के पास जाएंगे। अब मशीनरी ने कहां से कहां ट्रेवल करना है? तो जापान से अब इसने लाहौर तक पहुंचना है, लेकिन शायद मैंने कुछ दिन पहले आपसे बात की थी कि नॉर्मली ये जो चीजें होती हैं ये बाय एयर तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ये बाय शिप्स आती हैं। ठीक है, तो बाय शिप मींस समुद्री रास्ते से अगर चीजें आएंगी
तो सीधा लाहौर तक नहीं पहुंच सकेंगी, पहले कराची या ग्वादर पोर्ट पे पहुंचेंगी, तो वहां 1 सेकंड रुकें जरा, रास्ते की कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी सर, तो उससे समटाइम, बल्कि कल भी परसों वर्ड आ रहा था, एक कैरिज बोलते हैं, लेकिन समटाइम्स मैंने जान के जरा एक दूसरा लफ्ज लिखना चाह रहा हूँ, सी फ्रेट, एक कैरिज को फ्रेट भी कहते हैं। अब सी फ्रेट से मुराद क्या है? वो जो समंदरी रास्ते में ट्रेवलिंग कॉस्ट आएगी, तो क्या वो भी कैरिज इनवर्ट्स की तरह इस परचेज कॉस्ट में ऐड हो जाएगी? तो लेट्स सी वो 25,000 है, तो अब जरा स्टोरी आगे बढ़ाते रहिएगा जरा, एनी कंफ्यूजन? अब कराची पहुंच गए फर्ज करें चीजें, तो जैसी फिर चीजें पाकिस्तान पहुंचती हैं, गवर्नमेंट फिर अपने टैक्सेस लेना शुरू कर देती है। गवर्नमेंट टैक्सेस वहां इसलिए लेना शुरू कर देती है क्योंकि वैसे तो लोगों ने टैक्स देने नहीं, और आप लोगों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप लोगों के प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए, सड़कें बनानी, पुल बनाने, अदरवाइज आपके लिए स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस वगैरह बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास कहाँ फंड्स, कैसे फंड्स आएंगे? तो वैसे लोग टैक्स देते नहीं, फिर गवर्नमेंट का भी जहां बस चलता है गवर्नमेंट छोड़ती नहीं। तो आपका मुल्क है, देयरफॉर जहां वो कहेगी वो टैक्स दे देंगे। तो किस नाम से टैक्स की पहले बात हुई थी? कस्टम ड्यूटी का मैंने एक और नाम भी दिया था, इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट लेवी आया था। क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना जरा, ढूंढे जरा देखो, इम्पोर्ट लेवी शायद, उसको क्या शायद हमने बोला था, इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए वर्ड है, इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट लेवीज, ये भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है किस स्टेज पे? इम्पोर्ट स्टेज पे। तो मैं फिगर अज्यूम कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, लेट्स अज्यूम ये गवर्नमेंट ने फिर आप डिफरेंट आइटम्स के लिए अपने डिफरेंट कस्टम के रेट रखे हुए हैं, तो उन आइटम्स को फिर मल्टीप्लाई करके, जो भी वो आइटम होती है उसके रेट मल्टीप्लाई करके उसकी फिर एक इम्पोर्ट ड्यूटी निकल आएगी। फिर एक दो चीजें और जरा आपने कंसंट्रेशन सुननी, फिर गवर्नमेंट बड़ा इसी स्टेज पे कुछ इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ले लेती है। आप मुझे ये बताएं कि क्या इस वक्त हमने कुछ कमाया? क्या हमने कुछ बेचा? ना हमने कुछ कमाया है ना हमने बेचा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने क्या करना, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के नाम से टैक्सेस ले लेने हैं। आप इसको समझने के लिए जो मैंने आपके सामने बात की अभी, जरा मोबाइल कार्ड ज़हन में लाएं, कितने का बैलेंस अगर आप करवाएं फॉर एग्जांपल 100 का, तो कितना बैलेंस आ रहा है आजकल? तो वो जो 15 रुपए गए हैं वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टैक्सेस आपसे भी गए हैं, वो आपके बीच में भी, उसमें इनकम टैक्स भी है, सेल्स टैक्स भी है, और इवन जब आप पेट्रोल डलवाते हैं उसमें भी सेल्स टैक्स है, उसमें भी इनकम टैक्स है। तो जिस जिस नाम से गवर्नमेंट का दिल करता है गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। लेकिन यहां जरा 1 सेकंड रुक के मेरी बात जरा कंसंट्रेशन सुनिए अगली। ये जो बिजनेसेस होते हैं, कंपनीज या बड़े बड़े बिजनेसेस कह लें, इनके जो जो ये वाले टैक्सेस होते हैं ना, ये जो इम्पोर्ट इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स मैंने लिखा है, ये समटाइम्स रिफंडेबल भी होते हैं। आप लोगों के लिए नहीं, मेरी बात पूरी आराम से ध्यान से सुननी है। अगर कभी आप लोग ये टैक्सेस देंगे, पेट्रोल पे दे दिया या अपने कार्ड पे दे दिया, तो आप लोगों के लिए टैक्सेस नॉन रिफंडेबल है। कभी किसी को इत्तेफाक हुआ कि जो 12 रुपए नहीं आए 15 रुपए वापस मिल गए? पेट्रोल पे जो टैक्स दिया वापस हो गया? आप लोगों को इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग अभी अपनी सालाना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते गवर्नमेंट के साथ। आप लोग हर साल ये नहीं बताते क्योंकि है भी नहीं आपकी इनकम। आप लोग नहीं बताते कि इस साल मेरी इनकम ये थी, ठीक है, और मेरा देयर फॉर प्रॉफिट इतना था। लेकिन बिजनेसेस क्या करते हैं, अगली बात ध्यान से भाई मेरी बात सुन रहा, बिजनेसेस क्या करते हैं, हर साल के एंड पे अपने प्रॉफिट की बेस पे टैक्स देते हैं। तो फर्ज करें किसी बिजनेस का 15 लाख रुपया टैक्स बना इस साल का, साल के एंड पे, तो ड्यूरिंग द ईयर उसने जो डिफरेंट बिलों पे, कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा आपने? अगर कभी देखें तो उसमें भी इनकम टैक्स होता है, उसमें भी सेल्स टैक्स होते हैं, टेलीफोन बिल वगैरह पे भी होते हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस ने जहां जहां बिलों पे या इंपोर्ट स्टेज वगैरह पे टैक्स दिया होगा, तो बिजनेसेस क्या करेंगे, 15 लाख का टैक्स बना तो जितना टैक्स ऑलरेडी वो पे कर चुके होंगे उसको अपने 15 लाख में से लेस करके जो रिमेनिंग टैक्स बचेगा वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो ये जो लेस करने वाली फैसिलिटी है ये सिर्फ किसके लिए है? ऐसे लोगों के लिए जो टैक्स पेयर्स होते हैं। तो उनके लिए टैक्स तो कलेक्ट हो जाता है, लेकिन ये टैक्स क्या कंसिडर होता है, क्या कंसिडर होता है? रिफंडिंग। नॉन रिफंडेबल किसके लिए कंसिडर होता है? जो टैक्स पेयर नहीं है। अगर टैक्स नॉन रिफंडेबल है, कंसिडरेशन, अगर टैक्स नॉन रिफंडेबल है, क्या मतलब नॉन रिफंडेबल का? फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स दिया 10,000,
सेल्स टैक्स की अमाउंट है सपोज 15,000। अगर ये दोनों टैक्सेस नॉन रिफंडेबल है तो बताएं आपकी एसेट का की कॉस्ट का हिस्सा बनना चाहिए, फिर ये खर्चा वापस नहीं होने। लेकिन अगर ये पैसे बाद में एडजस्ट हो जाने आपकी लाइबिलिटी से, टैक्स लाइबिलिटी से, ये समझेंगे वर्ड क्या मतलब एडजस्ट हो जाने, टैक्स पेएबल में से लेस हो जाने या गवर्नमेंट से वापस मिल जाने, एडजस्टेबल या नॉन रिफंडेबल है, फिर क्या इन टैक्सेस को आपके एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? फिर आपका ये एक्सपेंस नहीं होगा, कंसंट्रेशन सुने सोचें, फिर ये आपका एसेट होगा। अगर टैक्स रिफंडेबल है तो व्हाट डज इट मींस? वापस आ जाना है। तो अगर वापस आ जाना है फिर ये एक्सपेंस है या एसेट है? और अगर ये वापस नहीं आना फिर एक्सपेंस है। तो अगर ये नॉन रिफंडेबल हो, व्हाट इज द मीनिंग नॉन रिफंडेबल? तो फिर तो आप एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। लेकिन अगर ये रिफंडेबल है तो फिर क्या करेंगे? नहीं, फिर लेस नहीं करेंगे। अगर ये 10,000 और 15,000 रुपया रिफंडेबल है तो फिर आप इसे कंसिडर ही नहीं करेंगे। कब कंसिडर करके ऐड करेंगे और कब कंसिडर ही नहीं करेंगे? अगर नॉन रिफंडेबल है मींस क्या इसका? जो दिया बात खत्म हो गई। तो क्या फिर इस मशीनरी को परचेज करते हुए इस्तेमाल करने के काबिल बनाते बनाते ये 10,000 और 15,000 भी खर्चा हो गया है, फिर तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ये रिफंडेबल है तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, इसे अलहदा इनकम टैक्स रिफंडेबल और या सेल्स टैक्स रिसीवेबल रिफंडेबल के नाम से अलहदा एसेट बनाएंगे। एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ज़हन में लाना, क्या होती है वो, कहाँ से शुरू होती है? उन एसेट्स में एक एसेट आ रहा होगा आपका सेल्स टैक्स रिफंडेबल, इनकम टैक्स रिफंडेबल, एडवांस रिफंडेबल। क्यों आ रहा होगा? क्योंकि ये पैसे आपको वापस मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं मिल रहे तो फिर ये आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। मैं अगर इसको ऐड कर रहा हूँ बीच में तो मैंने यहाँ क्या अज्यूम किया? नॉन रिफंडेबल। ये डिसीजन आपने नहीं लेना एग्जाम में कि ये टैक्सेस नॉन रिफंडेबल हैं या नहीं है, आपको ये एग्जामिनर बताएगा। अगर ये नॉन रिफंडेबल या नॉन एडजस्टेबल है तो फिर आप क्या करेंगे? तो फाइनल बोल दो जरा। फिर एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना देंगे। और अगर ये रिफंडेबल है या एडजस्टेबल है तो देन इनको कंसिडर ही नहीं करेंगे। कंसिडर ही नहीं करेंगे या लेस कर देंगे? कंसिडर ना करने का मतलब क्या होगा? कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, क्या बनाएंगे? अलहदा से रिसीवेबल या रिफंडेबल के नाम से एसेट बनाएंगे। हजम ये मेरी बात नोट करने जरा यहाँ। जॉन स्टूडेंट्स ने यहाँ तक बात समझ ली? बेटा अदर इनकम नहीं है, ये कौन सी इनकम है? पैसे दिए वही वापस आने, ये कौन सी इनकम है? इनकम क्या होती है? जो कमाई हो, ये पैसे तो वैसे ही वापस आने, हमने पहले दिए हमें हमारे ही वापस आने। तो जो हमने पहले दिए हमारा एसेट है, अगर वापस आ जाएगा तो एसेट खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट ये नहीं बेटा कर रही कि हमारे दिए बगैर हमें पैसे दे रही है, हमारे ही पैसे हमसे लेके अगर गवर्नमेंट वापस कर देगी तो प्लीज काइंडली कोई इनकम नहीं है बेटा। अगर रिफंडेबल होगा तो एसेट बनाएंगे लदा। इन एसेट्स में सेल्स टैक्स रिसीवेबल या रिफंडेबल के नाम से या इनकम टैक्स रिफंडेबल के नाम से अलग एक हेड बनाएंगे, अपनी इस मशीनरी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे बेटा। उसका कोई ताल्लुक नहीं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, कुछ नहीं करेंगे। अगर ये रिफंडेबल है तो एसेट है। प्लीज कंसंट्रेशन। बस कर दें सर, बस कर दें, बस बस बस। Refundable is your asset. It is not an expense, neither an income. एक्सपेंस क्या होता है? जो अमाउंट इनकम हुई है बस खत्म हो गई। इनकम क्या होती है? जो कमाई है। क्या ये टैक्स अगर दिया है और वापस हो जाना है तो इनकम हो जानी है? क्या हो जाना है? जब दिया है और वापस होना है तो एसेट है, और अगर वापस मिल जाए तो एसेट खत्म हो जाएगा। क्या बढ़ जाएगा अगर क्या हो तो? अगर देंगे और रिफंडेबल है तो एसेट बढ़ जाएगा, और अगर वापस मिल जाए तो एसेट कम हो जाएगा।
लेकिन मैंने इसको बॉक्स सिर्फ इसलिए बनाया कि जरा मैंने इसे नॉन रिफंडेबल लिखना था। अगर मैं इसे ऐड कर रहा हूं बीच में, तो व्हाट आई एम अज्यूमिंग सर जी, व्हाट आई एम अज्यूमिंग सर? अच्छा, मैंने एक वर्ड और भी साथ लिखा, नॉन एडजस्टेबल। इसका क्या मीनिंग हो? मतलब बेटा इसका ये है, एक सेकंड दोबारा बोर्ड पे देखे, थोड़ा सा और समझ लेना। बिजनेसेस क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब इस तरह की बातें तो समझ आ जाएंगी ना यार। 1 लाख प्रॉफिट आया, टैक्स बना उस पर सपोज 25,000। ये किसने किसको देना है? बिजनेस से गवर्नमेंट को देना। फर्ज करें आपका ऑलरेडी टैक्स घटा हुआ था, ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड, आपने डिफरेंट स्टेजेस पे, बहुत सी और एग्जांपल्स भी हैं, मैं सिर्फ वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड हूं जहां तक जरूरत है। आपने इंपोर्ट स्टेज पे ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ था, सपोज मैं इस इन फिगर्स की बात नहीं कर रहा, लेट्स अज्यूम 5,000 ऑलरेडी टैक्स पेड। बताएं 5,000 प्लस करूं 25,000 में, ये माइनस करूं? ये जो मैंने माइनस किया है और बाकी 20,000 बचा है, ये 5,000 क्या हुआ है, एडजस्ट हो गया। एडजस्ट हो गया है, कितना एडजस्ट हो गया, कितना रह गया? तो कितना टैक्स पेएबल रह गया, पेएबल। मैंने नीचे क्या वर्ड्स लिखे हैं, नॉन एडजस्टेबल से मुराद, अगर गवर्नमेंट कहे कि ये जो टैक्स आपने हमें दिए हैं ना तो ये वापस होना है, तो मींस नॉन रिफंडेबल, और ना ही आप इसे अपने टैक्स में से लेस कर सकते हैं, तो मींस उसे क्या हुआ, नॉन एडजस्टेबल। तो अगर हमें वापस नहीं होना और एडजस्ट भी नहीं होना, तो फिर ये क्या है, फिर ये हमारा खर्चा है, फिर ये हमारा एसेट को खरीदने का रेलेवेंट एक्सपेंस है। अब कुछ क्लियर होगी बात? ये 5,000 अगर लेस हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है, ये एडजस्ट हो गया है या नॉन एडजस्टेबल है? अगर ये एडजस्ट हो गया है तो इट मींस इसका हमें फायदा भी हुआ है। कंसंट्रेट करते जाए, जरा सोचते जाए, हमारा टैक्स बनता कितना था, कितने पैसे देने पड़ने थे, लेकिन इस 5,000 की वजह से अब कितने देने पड़े हैं? क्या इस 5,000 के टैक्स ने हमारी लायबिलिटी को कम कर दिया है? तो जब तक ये 5,000 आपकी लायबिलिटी कम नहीं करेगा, क्या उस वक्त तक एसेट होगा? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। ये 5,000 कब तक एसेट था? जब तक ये लायबिलिटी में से लेस नहीं कर दिया। लेकिन क्या 5,000 का फायदा मिल गया है? सर जी मिल गया है सर। क्या अब आपका एसेट खत्म हो गया है? क्यों खत्म हो गया है? इस एसेट ने अब आपकी लायबिलिटी को कम कर दिया है, एडजस्ट होके। मेरे वर्ड्स का फाइनली मीनिंग क्या हुआ, नॉन एडजस्टेबल? ये सब लॉ में लिखा होगा ना, लॉ में बताया हुआ है कि कौन सा टैक्स रिफंडेबल होता है, कौन सा एडजस्टेबल होता ही नहीं। तो अगर हमारा टैक्स नॉन रिफंडेबल है या नॉन एडजस्टेबल है, तो इसका मतलब उसका हमें ना तो वापस होके और ना लायबिलिटी कम होके कोई फायदा मिलना है। देयरफॉर बस वो किस चीज का खर्चा रह गया, वो हमारी इस मशीनरी की कॉस्ट का ही खर्चा रह गया। अब कुछ क्लियर है प्लीज? कुछ क्लियर है सर? आपने अगर 100 रुपए का कार्ड लिया हो और 85 रुपीज बैलेंस आता है, चले 86 पॉइंट जो भी आता है, आप बताएं आप कार्ड की एंट्री कितने रुपए से करेंगे? बस बस मेरी तरफ देखें, 100 रुपए से या 86 से? फर्ज करें फॉर सेक ऑफ डिस्कशन ये 14 रुपीज आपको वापस मिल जाने, नहीं नहीं तो फिर एंट्री करते हैं। अब हम बड़े हो गए, लेट्स अज्यूम ये 14 रुपीज का जो टैक्स है ये आपको रिफंड हो जाना है। सोच के बताएं कैश कितना क्रेडिट और जान दे, और सभी कैश कितना क्रेडिट? 100 ही जाना है, 100 का ही कार्ड कैश जाना है। मोबाइल कार्ड कितने से आप डेबिट? 86 से, और बाकी 14 के अगेंस्ट क्या डेबिट से? इनकम टैक्स रिफंडेबल एसेट बनेगा। अब ये 14 क्या कंसिडर नहीं होगा, आपकी मोबाइल कार्ड का कॉस्ट का हिस्सा कंसिडर नहीं होगा, अब ये अलहदा एसेट कंसिडर होगा। लेकिन अगर एज इट इज सोचा जाए, जो इस वक्त हालात है, मींस ये जो 14 है नॉन रिफंडेबल है, तो आप सिंपली 100 रुपए की क्या एंट्री करेंगे? कार्ड डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? क्या वो 14 भी कार्ड की कॉस्ट का हिस्सा बन गया है? क्यों बन गया है? नॉन रिफंडेबल में, नॉन रिफंडेबल। ये अगर इर्द गिर्द ये एक्सप्लेन करना है तो और कर ले जरा, ये मैंने जो बिजनेस के एक एग्जांपल अगर कोई लिखना चाहे तो।
कोई कंफ्यूजन सर यहाँ तक जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बस करें, बस करें, बस कर दें, बस कर दें। चेयर भी बदल ली है, उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई, और कंफर्टेबल हो रहे हैं, जरा थोड़ी सी और इस तरह कर लें। मिशन यही है, 1 घंटा रहता है, 1 घंटा 5 मिनट। सामने रखें चेयर। एनी कंफ्यूजन फाइनली सर? चलें बाजरा पूरी कर लें, अभी बड़ी मुश्किल कराची पहुंची है मशीनरी। पहुंचानी कहाँ है, कैसे पहुंचाए? कैरिज इनवर्ट्स, कहाँ से कहाँ? फॉर एग्जाम्पल 7500, पर इधर फिगर्स में जरा ऊपर कम लिखी, मैंने कहा सी फ्रेट कम है, लाहौर तक ज्यादा। जी लाहौर पहुंच गई सर कैरिज इनवर्ट्स। आगे हिम्मत। अच्छा समटाइम ना इसमें एक और चीज भी होती है, रास्ते की भी इंश्योरेंस करवाने के कॉन्सेप्ट होता है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। कि कराची से लाहौर ट्रक्स पे आती है मशीनरी या गुड्स, कभी आपने बल्कि देखा हो गाड़ियां भी आ रही होती है एक ही सॉर्ट ऑफ ऊपर नीचे, तो रास्ते में भी खतरा रहता है कि कोई चीजें डैमेज ही ना हो जाए। तो अगर रास्ते की कोई इंश्योरेंस करवाएं और फॉर एग्जांपल उस पे कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो गया, ये याद है इंश्योरेंस प्रीमियम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम? इंश्योरेंस के पैसों को कहते हैं। तो क्या ये इंश्योरेंस के पैसे भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा? और अगर खुदा ना खासा रास्ते में कुछ ना हुआ, तो फिर भी ये एक्सपेंस हो गया। हाँ अगर रास्ते में कुछ हो गया तो ये फिर भी एक्सपेंस है, ये फिर भी एक्सपेंस है। हाँ जो पैसे मिलेंगे वो आपके लॉस को कम कर देंगे। हिम्मत, हिम्मत। क्या पैसे मिलने से लॉस कम हो जाएगा? लॉस कम हो जाएगा, लेकिन ये गए, ये कब गए? अगर आपकी गुड्स सही पहुंच गई कराची से लाहौर, तो जाके कहेंगे भाई हमारी तो मशीनरी को कुछ भी नहीं है, पैसे दे हमारे, पैसे दे हमारे, बात खत्म हो गई। अगर क्या होता तो कुछ मिल जाता, और अगर कुछ नहीं हुआ तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अगर नुकसान होगा तो मिल जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो बस बात खत्म होगी। इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या कमाने बैठे हैं? नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम कमाने बैठे हैं। उनकी दुआ क्या होगी? जिस चीज की इंश्योरेंस करते होंगे वो क्या दुआएं करते होंगे, मौला किसी का कोई नुकसान ना हो, उसका फायदा होने क्या है? सब कुछ इनकम है सर, उनकी सब इनकम है, उनका नुकसान क्या होगा? और जो इंश्योरेंस करवा रहा होगा उसकी दुआ क्या होगी? उसकी भी यही दुआ होगी, नहीं हो जाए। सोच रहे थर्ड दिन सोच रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 शायद किसी भी ख्वाहिश नहीं होगी कि लॉस हो। ये आप क्या करें? जी जी, ये तो आपकी चॉइस है, अगर आप नहीं इंटरेस्टेड। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तो चॉइस ही है। हाँ लेकिन वो जो ये जो सी फ्रेट है यहाँ मेरा ख्याल कंपलसरी है, वो बाय मतलब वो जो शिपिंग एजेंसीज होती हैं उन्होंने कंपलसरी किया हुआ है कि इंश्योरेंस जरूर करवाएं, वरना फिर हमसे ना कुछ कहिएगा। लेकिन आप इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहते लोकल, आपकी चॉइस है। फिर एक इंश्योरेंस वो भी होती है, चलिए अब उसके बाद भी क्वेश्चन में करता हूँ, जरा बात फाइनल करना भी पहुंची है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सही पहुंच गई है। एक चीज कम अज कम और लिखना, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वायरिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, लेट्स नेम 3500। तो चले कैलकुलेटर पकड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह ये मशीनरी कहाँ से चली, कहाँ पहुंची और किस हाल में आ गई है, इतनी सही सलामत आ गई और यूजेबल कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। खर्चा इकट्ठा कर देना। मैंने किस अजम्पशन की बेस पे ये टैक्सेस जमा किए हैं, एक दफा आखिरी दफा बोल दूं, नॉन रिफंडेबल की अजम्पशन की बेस पे 5141,500। तो ये बेटा जो फाइनल फिगर है ना, ये कॉस्ट कहलाएगी, ये कॉस्ट है, ये फाइनली कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट कह लें, लेकिन ये फाइनली ये टोटल मीन्स उसे। अब अगर आपने ये मशीनरी की डबल एंट्री करनी है तो मशीनरी डेबिट 5141,500 कैश या पेबल क्रेडिट, विच एवर इज द केस। अगर कोई पैसे रह भी गए तो वो लाइबिलिटी बन जाएंगे। तो आज से ऑनवर्ड्स अगर आपसे कहा जाए कॉस्ट में क्या क्या आता है, तो बहुत कुछ आंसर नहीं है। वो सारे खर्चे, अंग्रेजी की एक लाइन जरा ऊपर पढ़े जो लिखी थी, वो सारे खर्चे जो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी है, और उसकी चंद एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी हैं। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे आपने बड़े होते जाना है
इन एग्जाम्पल्स में भी इजाफा होता जाना। अब आ जाए जरा काइंडली वापस उसी पेज पे जो आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढे जरा नेक्स्ट पेज पे। 1 है 2 ही है, एक थर्ड पेज होगा मेरे ख्याल। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए प्लीज। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है एबीसी लिमिटेड। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली इकट्ठे हो गए प्लीज। कोई कंफ्यूजन काइंडली? अल्हम्दुलिल्लाह टाइम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एबीसी लिमिटेड इंपोर्टेड technical equipment costing 3 million on 1st July 2003। रिक्वायरमेंट बाद में पढ़ते हैं, पहले जरा स्टोरी पढ़ना। इट फर्दर इंकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन द इक्विपमेंट। जो डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने हो गई है उसको जरा बेस बनाए और हेल्प करें जरा। इंपोर्ट ड्यूटी नहीं, बड़ा पेज नंबर छोड़ दें इसका, जो क्वेश्चन आपके पास यही है, मैंने जो एक्स्ट्रा कल पेज दिया था उस पर। इंपोर्ट ड्यूटी का क्या करेंगे सर? 3 मिलियन की कॉस्ट है, उसमें 1 मिलियन ऐड होता है। इनकम टैक्स एडजस्टेबल अंडरलाइन करें, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। यहां इग्नोर हो जाएगा, लेकिन इग्नोर डजंट मीन्स कि बिल्कुल इग्नोर हो जाएगा, अलहदा एसेट बनेगा। इनकम टैक्स एडजस्टेबल के नाम से एक अलहदा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट आएगा, मीन्स उसे इक्विपमेंट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा। डन सर? ऐड करेंगे, लेस करेंगे, इग्नोर करेंगे? यहां इग्नोर करेंगे। अदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस का क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू ब्रिंग द इक्विपमेंट टू फैक्ट्री प्रेमिसेस का क्या करेंगे? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का क्या करेंगे? फायर इंश्योरेंस का कुछ ना बोलिएगा, ये मैंने पहले नहीं बताई। नहीं, ये मैं बता देता हूँ ना, ये बात जब हुई नहीं है तो आपसे क्यों पूछना। यहां तक जो ऊपर चीज आई एक दफा फाइनल कर ले। इंपोर्ट ड्यूटी ऐड हो जाएगी, इनकम टैक्स एडजस्टेबल है, इग्नोर हो जाएगा, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी, ठीक है, कैरेज इनवर्ड्स है, कैरेज इनवर्ड्स है तो ब्रिंग द इक्विपमेंट टू फैक्ट्री। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ऐड हो जाएगी। फायर इंश्योरेंस का बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, बल्कि शायद जरा प्रैक्टिकली थोड़ी बात हो जाए। आप लोगों ने कॉलेज प्रेमिसेस के बाहर देखा होगा जनरेटर पड़ा है, अभी इत्तेफाक बहुत चल भी रहा है आजकल शायद। तो इसी तरह की मशीनरी को जहन में ले आया, ये ड्यूरिंग रनिंग ऑफ द मशीनरी, जनरेटर तो फिर भी ये छोटा मशीनरी, इससे बड़ी बड़ी है, हीट की वजह से समटाइम्स आग का खतरा होता है और देयरफॉर उसकी वजह से भी डैमेज हो जाता है। लेकिन ये जो इंश्योरेंस करवाई जाती है, ये एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के बाद ऑपरेशंस के लिए होती है। एक नुकसान ये है कि रास्ते में ना हो जाए, एसेट को अपने पास लाते 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 वर्किंग कंडीशन तक लाते लाते खर्चा ना हो जाए। और एक ये भी फिर होता है कि ड्यूरिंग ऑपरेशंस एसेट इस्तेमाल होते होते ऑपरेशंस के दौरान कोई आग की वजह से मशीनरी को कोई डैमेज ना हो जाए। तो डेफिनेटली अगर तो ये लिखा हो कि ये भी फायर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, कि रास्ते में कोई मशीनरी को आग से नुकसान की वजह से बचाने के लिए हमने कोई कॉस्ट इंकर की है, तो फायर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट अगर है फिर तो ये एसेट कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन अगर एज इट इज लिखा हो फायर इंश्योरेंस, तो नॉर्मली इसका मीनिंग होता है कि ये एसेट के ऑपरेशनल होते हुए खतरा जो है कि आग से डैमेज ना हो जाए, ये उसको कवर करने के लिए। तो वो सारी कॉस्ट जो एसेट को लोकेशन एंड कंडीशन जिस तरह एसेट ने इस्तेमाल होना है वहां तक लाते लाते खर्चे तो ऐड होते हैं, लेकिन अगर ऑपरेशंस के दौरान, ये ऑपरेशन समझ में बार बार बोल रहा हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल ये अब एसी लगा हुआ है आपके सामने, क्या ये वर्किंग कंडीशन में आ गया? तो वर्किंग कंडीशन तक लाते हुए जो खर्चे हैं वो तो इसकी कॉस्ट में ऐड होंगे, लेकिन अब इसको चलाने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं, और अगर फॉर एग्जांपल इसकी कोई इंश्योरेंस करवा ली जाए कि चलाते चलाते कोई डैमेज ना हो जाए, तो वो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने का खर्चा नहीं है, वो एसेट के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कंसिडर होते हैं। और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का किसी को पता है कहां पहुंच गया?
किस जगह की बात कर रहा हूँ? तो ये जरा एक सेंटेंस है ना, ये अपने पास कहीं नोट कर लें जरा, ये जरा नई बात आपके सामने हुई है। अमाउंट्स, इसके नीचे लिखना तो लिखना, कहीं अलग अगर रजिस्टर पर नोट करना तो वो लिखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से। अमाउंट्स इंकर्ड आफ्टर द एसेट is in working condition, after the asset is in working condition, means operating expenses are recognized as, recognize कैसे कहते हैं, are recognized, are recorded as expense in statement of प्रॉफिट और लॉस। इस एसी को चलाने में कोई बिजली इस्तेमाल हो रही है? हो रही होगी। तो क्या वो बिजली का जो बिल है वो भी इसकी कॉस्ट में शामिल हो जाएगा? वो इसको ऑपरेट करने का खर्चा है, ऑपरेट करने का खर्चा है। अगर कोई मशीन है उसको चलाने के लिए कोई एम्प्लॉइज रखे हुए आपने, तो उनकी जो सैलरी है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। लेकिन आखिरी एग्जांपल मेरी बड़े ध्यान से सुने जरा, लिख लिया यहाँ तक। बिजली का बिल बता देंगे, बिजली का बिल का क्या होगा? क्या बिजली का बिल इसकी कॉस्ट में ऐड होगा या एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा? अगर कोई एम्प्लॉई है जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है, उसकी सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लेकिन आखिरी एग्जांपल बहुत कंसंट्रेशन से रहा, अगर मशीनरी को इंस्टॉल करते हुए, मशीनरी की इंस्टॉलेशन करते हुए कुछ एम्प्लॉइज ने काम किया है और उस रेलिवेंट टाइम पीरियड के आपने उन्हें पैसे दिए हैं, तो वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा होगा। वो शायद जरा आपके लिए मुश्किल हो जाए। फर्ज करें ये एसी इंस्टॉल करने के लिए किसी बंदे को बुलाया, तो वो जो साहब आए हैं इसके इंस्टॉलेशन के अगेंस्ट अगर अपने पैसे लें, तो क्या वो एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे या इस एसी को वर्किंग कंडीशन में लाने का खर्चा कंसिडर होगा? मींस एसी की कॉस्ट में शामिल करेंगे या एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे? एसी की कॉस्ट का मतलब एसेट की कॉस्ट में प्लस करेंगे या एक्सपेंसेस में प्लस करेंगे? एसेट जब मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूं तो आपके ज़हन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आनी चाहिए। तो एसेट की कॉस्ट का मतलब एसेट की कॉस्ट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ऐड करेंगे या एक्सपेंस मींस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में जाएंगे और एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाते लाते जो खर्चे हुए हैं वो सारे एसेट की कॉस्ट मींस, एसेट की कॉस्ट मींस अल्टीमेटली वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चले जाएंगे। बात समझ आ रही है प्लीज? क्या फाइनली समझ आया? कुछ अपने लफ्जों से आगे बताएं जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो शुरू करें। जो समझ आए बोल दें, कुछ समझ नहीं आए यही बोल दें। साथ वाले को मत तंग करें, मेरी आवाज आ रही है उसकी, वो बोल रहा है तो मेरी तरफ देख के बोले। क्या हो, क्या सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में जाएंगे? कौन से जाएंगे? फाइनल सेंटेंस। तो अगर फायर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हो तो एसेट की कॉस्ट में प्लस कर लेते, लेकिन अगर सिर्फ फायर इंश्योरेंस लिखा हुआ है तो नॉर्मली क्या अज्यूम करेंगे कि बाद में खर्चा हुआ होगा और जिस वक्त मशीनरी या इक्विपमेंट ऑपरेट हो रहे होंगे। डन है सर? मीन्स से मेरी इस बात का मतलब, क्या ये 10,000 एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे? सर करेंगे सर। तो फाइनली इस लिस्ट में से क्या क्या ऐड करेंगे? कैलकुलेटर पकड़ जरा। 3 मिलियन उसकी कॉस्ट है ऊपर, उस 3 मिलियन में 1 मिलियन 10 लाख जमा हो जाएगा। आगे बोले आप। जमा 60,000 जमा 10,000 जमा 4,000 इज इक्वल टू दब जाएगा। किस किस को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? इनकम टैक्स एडजस्टेबल होने की वजह से और फायर इंश्योरेंस
ना पता होने की वजह से हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो कितना आंसर आया? 40,74,000 मीन्स 4074,000। ये क्या बन गया? ये अब इस इक्विपमेंट की कॉस्ट बन गई। फाइनली एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इनिशियली वाले पैराग्राफ में आ रहे हैं। Initially it was expected, initially the useful life was estimated to be 5 years and depreciation was provided on straight line method. The estimated salvage value को highlight करें जरा, residual value, estimated salvage value means residual value कितनी थी? 3,50,000. During नई चीज आ रही है, during the year अंडरलाइन करें 2004-5, 2004 लिखा, डैश करके 05 कर दिया उसने। हाँ जी, इसका मीनिंग ये होता है, नीचे रिक्वायरमेंट में याद रखें, आपसे रिक्वायर्ड है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 4, 5 एंड 6। हमारा ईयर किस दिन एंड हो रहा है? 30 जून पे एंड हो रहा है। पहला ईयर एंड कौन सा होगा? 30 जून 2004। ये वाला ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 5 जुलाई 3। इसको बेटा अगर शॉर्ट वर्ड्स में बोलना हो ना मैंने, तो इसको इससे बोल सकता हूँ 2003-4। लेकिन पूरी बात क्या है? 1 जुलाई 3 से लेके 30 जून 4 तक की बात हो रही है। अगर मैं आपके सामने बोलूं 7-8, तो 1 जुलाई 7 से शुरू करके 30 जून 8 तक की बात हो रही है। फर्स्ट करें ईयर एंड होता 30 सितंबर, नहीं एक मिनट 30 सितंबर, और मैं आपके सामने बोलूं 2010-11, तो व्हाट डज इट मीन टू से? फर्स्ट, सही बोला भाई ने, अक्टूबर 10 से लेके 30 सितंबर 11 तक की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वापस आ जाए, 30 जून ईयर एंड है, तो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर क्या कहलाएगा? 4-5 या 3-4? नीचे नीचे देख के, अगर 30 जून 4 एंड हो रहा है तो ये वाला कैसे बोला जाएगा? 3-4। स्टार्ट कहां से करना है? 1 जुलाई से, और एंड कहां करना है? जहां 30 जून पे एंड हो रहा है। तो व्हाट वाज द फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर? 3-4। सेकंड अकाउंटिंग ईयर 4-5। थर्ड अकाउंटिंग ईयर, तो ये किस अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है? सेकंड या थर्ड या फर्स्ट? ये कब से शुरू होकर कब एंड हो रहा है? 5 जुलाई 4 से लेके 30 जून 5 पे एंड हुआ है। तो उसे समटाइम शॉर्ट वर्ड्स में कैसे बोला जाता है, कैसे पुकारा जाता है? 4-5। 21-22 अगर बोलूं मैं, 5 जुलाई 2021, 30 जून 2022, कुछ बात हजम होगी? अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, दिस क्वेश्चन, ये सेकंड ईयर की बात हो रही है। तो सेकंड ईयर में क्या हुआ? ड्यूरिंग टू द 4-5 the company estimated the remaining life of the equipment to be 5 years. अंडरलाइन करें बच्चे, ये रिमेनिंग लाइफ दी हुई है या टोटल लाइफ दी हुई है? क्या हमें रिमेनिंग चाहिए होती है? इंस्टेड ऑफ 4 इयर्स, ये इंस्टेड ऑफ 4 इयर्स सही कंसंट्रेट करें जरा। नहीं नहीं एक मिनट, एसेट लिया कब था? 1 जुलाई 3। इनिशियल एस्टिमेट ऑफ लाइफ क्या था? 5 इयर्स। एक गुजर जाने के बाद असूलन रिमेनिंग लाइफ 4 इयर्स ही थी, लेकिन एक साल गुजरने के बाद वो रिमेनिंग लाइफ क्या बता रहा है? तो आप बता सकते हैं कि एक साल गुजरने के बाद फिर टोटल लाइफ क्या है? व्हाट शुड बी द रिमेनिंग लाइफ? अगर टोटल लाइफ पहले 5 साल थी, 4 शुड बी, लेकिन वो क्या बता रहा है? रिमेनिंग लाइफ 5। तो व्हाट शुड बी द टोटल लाइफ बिकॉज ऑफ रिमेनिंग लाइफ 5? तो व्हाट वाज द ओरिजिनली टोटल लाइफ? ओरिजिनली टोटल लाइफ 5। व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ आफ्टर 1 ईयर? 5. What is the remaining life after 1 year according to the change estimate? 5 years. What should be the total life changed? 6 year. Change के बाद अब 6 year life. हमने इसमें से कौन सी लेनी है? रिमेनिंग लाइफ लेनी है। कौन सी, वो भी दोबारा फैसला करते हैं, अगली बात पे आ जाएगी। रिमेनिंग लाइफ के साथ साथ रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट भी चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है सर। और फाइनल लास्ट सेंटेंस, इक्विपमेंट बेच दिया गया है
किस दिन? 1 जुलाई 6 को कौन से ईयर में? 4, 5, 5, 6 या 6, 7? ना 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 ना, कंसंट्रेट। 6, 7 के स्टार्ट पे 1 जुलाई 6। कितने साल गुजर जाने के बाद? कितने साल गुजर जाने के बाद? कौन कौन से साल गुजर जाने के बाद यार? इतनी तो मुश्किल काउंटिंग नहीं थी जितनी मुश्किल सवाल हो गए। सेकेंड रिक्वायरमेंट पढ़े या फर्स्ट दोबारा पढ़ना? एक तो बड़ा डेप्रिसिएशन है, और सेकेंडली एक दिन पहले, 2-3 दिन पहले बात हुई थी, जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ इक्विपमेंट। रिक्वायरमेंट देख के बताएं क्या लेजर्स रिक्वायर्ड है? तो क्या अगर एंट्रीज रिक्वायर्ड हो लेजर की जगह, तो एंट्री करके भी गेन लॉस आ जाता है? तो उसकी बात इंशाल्लाह बात अलग करते हैं, पहले रिक्वायरमेंट 1 के एंगल से शुरू करें सॉल्व करना। एक एक बात जो फर्दर होगी मैं कोशिश करूंगा दोबारा रिवाइज हो जाए, ध्यान से सुननी है आपने। रिक्वायरमेंट 1 की हेडिंग लिखें, मैं पहले बिजनेस नेम लिखूंगा, एबीसी लिमिटेड। रिक्वायरमेंट 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन ईयर वाइज अमाउंट को कहते हैं? क्या डेप्रिसिएशन ईयर वाइज कैलकुलेट होती है? किस किस साल की वर्किंग करनी है? फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2004। इकट्ठे हो जरा। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा साथ है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? बाकी बार अभी मैं दोबारा बातें करूंगा साथ, फर्दर क्लैरिटी होनी चाहिए। जी सी डियर, मेक द थिंग सिंपल, ट्राई टू मेक द थिंग सिंपल। कौन सा मेथड है? किस साल में हम हैं? पहले साल में। कोई एस्टिमेट अभी नहीं चेंज हुए। पहले साल में क्या करें? फॉर्मूला बोलें स्ट्रेट लाइन का। कॉस्ट की अमाउंट बताएं। 4074000 की एक छोटी सी वर्किंग दोबारा लिखें। ये इसके लिए हाफ पेज रख लें, ये जो वर्किंग हो रही है इसके नीचे हाफ पेज छोड़ दें। ये 4074000 बना कैसे है ये काइंडली कहीं एक्सप्लेन करें। कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। चाहे ब्रैकेट वगैरह में लिख लें, लेकिन काइंडली स्पेसिफाई करें। सर जी आप रजिस्टर में सॉल्व करें सर, सवाल जाने दें, इस पेज पे शुरू हो गए। 3 मिलियन प्लस 1 मिलियन, एटलीस्ट फिगर स्पेसिफाई जरूर कर लें। वैसे तो लिस्ट भी बनाई जा सकती है, वर्किंग सॉर्ट ऑफ है, वर्किंग 1 कर लें, हाफ पेज रख के वर्किंग 1 कर लें। 3 मिलियन प्लस 1 मिलियन प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000। डन है? डन है सर, टोटल करवा दो। 407 ये कर लिया था ना आप लोगों ने? जो चीजें नहीं ली गई सबको पता क्यों नहीं ली गई? कौन सी 2 फिगर्स नहीं ली गई? एडजस्टेबल इनकम टैक्स और फायर इंश्योरेंस। जी वापस आ जाओ ऊपर। तो कॉस्ट बेटा है 4074000, माइनस क्या करना है? कौन सी रेजिडुअल वैल्यू इस वक्त थी? किस साल में भी आप हैं? तो 3,50,000 डिवाइडेड बाय, ये पूरा फार्मूला बोले जरा। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ, यहाँ कोई रिमेनिंग वर्ड नहीं है, रिमेनिंग वर्ड का भी इस्तेमाल होना है जब एस्टिमेट्स बदल जाएंगे, वरना यहाँ टोटल लाइफ। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय द लाइफ इज इक्वल टू आंसर 744,800। किस साल की ये डेप्रिसिएशन है?
सर जी किस साल की डेप्रिसिएशन है? डबल एंट्री हो जाए यार। डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। ठीक है ठीक है ठीक है। फर्ज करें अगर अगले सालों में कोई एस्टिमेट बदलता तो क्या यही डेप्रिसिएशन अगले सालों में भी होती है? स्ट्रेट लाइन मेथड है, नेक्स्ट ईयर में भी यही डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी, लेकिन क्या एस्टिमेट्स बदल रहे हैं? आ जाए नेक्स्ट ईयर में 30th जून 5 30th जून 5 2005। जी सर, क्या इस साल एस्टिमेट्स बदले? 4-5 डन है। तो सबसे पहला काम, पहले WDB की वर्किंग करवा दें। फॉर्मूला बोले बेटा, छोड़ दे लिखना, छोड़े छोड़े सब छोड़ दे, कोई लिखता नजर ना आए, कोई लिखता नजर ना आए, कोई लिखता नजर ना आए प्लीज। और मैंने लिख लिया, मैंने लिख लिया, मैंने लिख लिया, कोई नहीं पता चलने दिया, मैंने नहीं वर्किंग करा दे यार। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ WDB? कॉस्ट की अमाउंट बोले, एक ही साल गुजरा था, क्या वही एक्यूमुलेटेड भी है? सब कैलकुलेटर इस्तेमाल करते नजर आए। WDB की अमाउंट बोले 3329200। अब लिखे जल्दी से यहां तक। एस्टीमेट्स बदल जाएं तो पहला काम, फार्मूला ऑफ WDB। जो लिखते जाएं, लिखना छोड़ दें। लिखने का मतलब पेन रखें साइड पे। अब काइंडली क्वेश्चन में देख के बताएं कौन कौन सा एस्टीमेट बदल गया। क्या यूजफुल लाइफ बदल गई है? क्या रिमेनिंग लाइफ पता है? अब उसने रिमेनिंग की बताई है, 4 रिमेनिंग या 5? वो 4 होनी थी, लेकिन उसकी जगह क्या है? 5। व्हाट इज द रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू एज वेल? रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट भी बदला हुआ है। और आखिरी चीज, क्या मेथड भी बदल गया? क्या बदल नहीं सकता? लेकिन अगर नहीं बताया तो लाइफ बदली है, रेजिडुअल वैल्यू बदली है। मेथड का अगर नहीं पता तो वो वही होगा, मीन स्ट्रेट लाइन। बोर्ड पे देखें, जो मैं फिगर्स बोलूं वो कैलकुलेट करवानी है आपने। ये अब स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्टार्ट कहां से करूं वर्किंग? WDB से। या स्ट्रेट लाइन मेथड के फॉर्मूले में तो कॉस्ट आती है। नहीं, अब कॉस्ट ना कहें इसे, लेकिन अगर एस्टिमेट्स बदल जाएं तो कॉस्ट की जगह फिर WDB आती है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड? लेकिन अगर एस्टिमेट चेंज हो रहे हैं तो कॉस्ट की जगह WDB स्टार्टिंग पॉइंट होता है। याद रहेगा, माइनस एनी रेजिडुअल वैल्यू, माइनस एनी रेजिडुअल वैल्यू। कौन सी वाली? रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू, रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कौन सी लाइफ? रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ, एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। 5 ही ले लिया हम। लिखें सॉल्व पर। ये बेटा मैंने यही सिर्फ कहा है, ये आप लोग लिखें जी। सबसे पहले बेटा WDB आ गई है जिस ईयर में एस्टिमेट चेंज हुआ, और फिर रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू मैंने माइनस की है, और रिमेनिंग लाइफ गिवन थी। हमें चाहिए रिमेनिंग लाइफ। गिवन है तो ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो कैलकुलेट किया करेंगे। जी ठीक है बेटा, यही मेरा ख्याल है मैंने बोला।
जी सर जी आंसर 5840. What is the name of this figure? Depreciation for the year ended. यार स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम होती है, लेकिन अगर एस्टिमेट्स बदल जाएं तो चेंज हो सकती है। इसकी डबल एंट्री बोल दें यार, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही क्रेडिट होनी है। अगर सेपरेट लेजर बना और अगर आपको नहीं पता तो सेपरेट लेजर ही बनना है। एक साल और रिक्वायर्ड है, कौन सा? हेडिंग बनाएं फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2006. 30th June 2006. क्वेश्चन देखें, कोई इस साल एस्टीमेट बदल रहा है? अगर इस साल एस्टीमेट बदल रहा है, अब गलत तरफ चले गए, मेजोरिटी चली गई है गलत तरफ। अगर एस्टीमेट नहीं बदला तो क्या मेथड स्ट्रेट लाइन है? तो क्या इस साल भी डेप्रिसिएशन रही रहेगी? कौन सी वाली? 744? ये बात बेटा मेरी बड़ी क्लियरली सुननी है, ध्यान से सुननी है। अब इस वक्त कोई डब्ल्यूडीबी हमने कैलकुलेट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि एस्टिमेट्स नहीं बदले। अगर मैंने इस साल वर्किंग करनी भी है, अगर मैंने इस साल वर्किंग करनी भी है तो स्ट्रेट लाइन मेथड है। कैसे करूंगा? वही 3329,200, वही 4 लाख और वही 5, नो रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ कब लेनी है? जब एस्टिमेट बदल जाए, और उसके बाद अगर नहीं बदला तो इस 5 ने एज इट इज इस्तेमाल होते रहना है। नहीं क्लियर हुआ? फर्ज करें मेथड ना बदलते, ये सॉरी लाइफ ना बदलती, तो क्या हर साल 500 साल ये पहली वाली वर्किंग होती? वही कॉस्ट, वही रेजिडुअल वैल्यू, वही डिवाइड बाय 5। तब ये सेम वर्किंग क्यों होनी है 2006 में? लेकिन अगर 6 में एस्टीमेट बदल जाता फिर क्या करते आप? फिर क्या करते सर, क्या करते? फिर डब्ल्यूडीवी निकालते, फिर रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू अगर ना होती तो 4 लाख ले लेते, वरना वो ही लेते जो रिवाइज होती, और फिर डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ करते करते दोबारा गिनते। तो ये काम कब करना है? जब एस्टीमेट बदल जाए, और अगर एस्टीमेट बाद में नहीं बदल रहा तो वही जो मेथड का तरीका वो एज इट इज रहना है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज इट इज? ये प्लीज दोबारा वर्किंग लिखनी है। ये क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो हो रहा है। असल में जैसे घंटा का होता है ना, मैं तो जाता हूँ थक, और आप हो जाते हैं फ्रेश, क्योंकि घंटे के बाद ही तो असल बातें शुरू होती हैं, फिर ही आप एंजॉयमेंट स्टार्ट करते हैं। सर जी हम थकना अफोर्ड नहीं कर सकते सर। फर्ज करें 2007 में ये ऐसे डिस्पोज ना हुआ होता, डेप्रिसिएशन क्या रहती? सेम रहती। फिर अगले साल भी डिस्पोज ना होता। ये एज इट इज कब तक रहनी है? जब तक या तो इसकी लाइफ पूरी ना हो जाए या दोबारा एस्टिमेट ना बदल जाए। हर साल डब्ल्यूडीबी नहीं आनी, सिर्फ किस साल आनी है? और फिर उसे एज इट इज रहना है जब तक दोबारा एस्टिमेट्स ना बदल जाए, या डेफिनेटली ऐसे डिस्पोज ना हो जाए, या लाइफ ही एंड हो जाए। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 5 साल पूरी हो जाए तो फिर 6ठे साल तो डेफिनेटली डेप्रिशिएट करेंगे नहीं आप, क्योंकि बात खत्म हो गई। तो हर साल की गेम नहीं है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन एस्टिमेट, वापस पिछले पेज पे जाए जरा, अब सेंटेंस को बिल्कुल फाइनल कर लें, सही तरह फाइनल कर लें प्लीज। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन एस्टिमेट ऑफ यूजफुल लाइफ, ढूंढे ढूंढे जो एग्जांपल्स के ऊपर आया था, सेकंड पेज। जब क्या क्या बदल जाए? रेजिडुअल वैल्यू बदल जाए, यूजफुल लाइफ बदल जाए, या मेथड बदल जाए, आपने निकालनी है डब्ल्यूडीवी और कर देना है उसे रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट, और हर साल नहीं, जब एस्टिमेट बदले। और अगर दोबारा एस्टिमेट्स नहीं बदल रहे तो एज इट इज वर्किंग होती रहेगी। हाँ यहाँ ये क्लियर होना चाहिए। जरा थर्ड एग्जांपल देखें जो इसी पेज पे इसी डिस्कशन में आई थी। हाँ अगर मेथड रिड्यूसिंग हो,
नहीं हर साल फिर क्यों बदल रही है ये भी हमें पता है, क्योंकि वो उस मेथड की एक प्रॉब्लम है। फिर मेथड की बेस पे हर अगले सालों में WDV से रेट मल्टीप्लाई होना, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम अनलेस वंस अगेन देयर इज अ चेंज इन एस्टिमेट। तो प्लीज आई होप के बात अब क्लियरली समझ आ गई। सब ओके सर? सब ओके सर? लेकिन बेटा आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अभी रिक्वायरमेंट 2 रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह आप काम करना चाह रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है? जर्नल एंट्री ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द journal entry to record sale of equipment। ये तकरीबन हम जहां तक पहुंचना चाहते थे FA1 स्टार्ट करने से पहले, तकरीबन वहां तक गेम आ गई हुई है। अगर ये बीच में आपकी मसरूफियत ना आती तो शायद को हफ्ते में गेम खत्म हो जाती, वरना फिर उसके बाद अब हफ्ते में गेम खत्म हो जाएगी। तो असल इशू सर ये डेप्रिसिएशन है। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन? मैंने नहीं बोलना, मैं ना बोल रहा हूँ 1.5 घंटे से एंट्री, और ना मैंने बोलना बराई आधा घंटा की, अब के बोलने का फायदा। जी सर ये गेम आ गई है, जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड सेल ऑफ इक्विपमेंट। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जरा डेटा देख के मुझे डेट बता दें। डेट 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 1 जुलाई 6 की बात हो रही है, 1 जुलाई 6। लेकिन आज सर ये जरा गेम थोड़ी सी वो हो गई है, जिसकी बात कुछ दिन पहले हो सकी थी और उस वक्त उसका कोई क्वेश्चन नहीं हो सका था। तो अपने रजिस्टर में जरा पीछे जाए, डिस्पोजल की काउंटिंग एंट्रीज करते हुए, डिस्पोजल की अकाउंटिंग एंट्रीज की समरी बनाते हुए हमने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दो करके जरा काम किया था। एक्सचेंज से पीछे जाना जरा। हाँ जी, समरी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज एक तो पुरानी ढूंढ लें, नंबर 1 वाली, व्हेन लेजर्स आर रिक्वायर्ड। नहीं वो जमाना जरा वो भी जरा देख लें, अगर लेजर्स आर रिक्वायर्ड हो, नहीं वो पिछला वो जमाना, इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड तो डबल एंट्री ऑफ डिस्पोजल जो है डिस्पोजल वर्ड के साथ आती है। नो सेपरेट लेजर, सेपरेट लेजर मेरी तरफ जरा देख के, अगर नो सेपरेट लेजर सिचुएशन हो तो कैश की एंट्री बोल दें, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, सेपरेट लेजर डिस्पोजल अकाउंट अगर बनाना तो दूसरी एंट्री देख के बोल दें, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट एट WDV ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। अगर सेपरेट लेजर बन रहे हो 3 बोल दें, बोल दें। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, नंबर 2 एसेट डेबिट disposal debit asset credit at cost and accumulated depreciation debit disposal account credit। लेकिन बेटा ये एंट्रीज अगर देखें दोबारा गौर से तो इससे भी डिस्पोजल अकाउंट बन जाएगा, तो वो ठीक है, अगर रिक्वायर्ड हो तो बनाएंगे। लेकिन फिर एक और तरीका भी है, आए इधर आगे। फिर एक कंपाउंड एंट्री डिस्कस हुई थी, उस कंपाउंड एंट्री में सिर्फ बात ये हुई थी कि हेड्स वही हैं, सिर्फ डिस्पोजल वर्ड नहीं लगाना। ऐसे ही सर? तो आज अब ये क्वेश्चन जो हो रहा है, आज जो इस वक्त क्वेश्चन हो रहा है, इसमें कोई लेजर्स नहीं मांगे, उसने सिर्फ आपसे कहा जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ इक्विपमेंट। तो अगर लेजर्स की गेम ना चल रही हो तो फिर आपके जेहन में वो कंपाउंड एंट्री आनी चाहिए जो डिस्पोजल अकाउंट के वर्ड्स के बगैर है। मीन्स से इस सिचुएशन में बेस्ट ही रहेगा वहां से देख के रिवाइज कर लें। नंबर 2 वाला, सेपरेट लेजर अज्यूम करें या नो सेपरेट लेजर, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो सेपरेट लेजर। तो कैश डेबिट ढूंढना है हमने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट ढूंढनी है हमने, और मशीनरी क्रेडिट ढूंढना है, और गेन या लॉस बैलेंसिंग फिगर खुद आएगा। मेरी तरफ जरा देख के बोल दें क्या क्या डेबिट क्रेडिट ढूंढना है हमने। कैश डेबिट ढूंढना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कब से कब तक की डेबिट ढूंढनी है, 25 से लेके डिस्पोजल डेट तक की, और इक्विपमेंट क्रेडिट किस डेट से लेके किस डेट तक का सोचना है, कोई किसी डेट का नहीं सोचना। कॉस्ट ढूंढनी, और कॉस्ट उसी दिन की होती है जिस दिन खरीदा होता है। और उसके बाद इंशाल्लाह कैलकुलेटर पकड़ लेंगे, बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट अमाउंट्स में आ गई तो गेन होगा, और डेबिट अमाउंट्स में अगर आ गई तो लॉस होगा। तो एक बड़ी अच्छी सी रिवीजन पॉसिबल है अगर आपने हिम्मत की। रेडी है सारे? आज एक लंबा सा सांस ले लें,
काफी थक गए सफे पलट के। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता देना इकट्ठे हो गए। सबसे बेस्ट ये रहेगा कि अगर आप मुझे डेटा ढूंढ के अकाउंटिंग एंट्री करवा दें, क्योंकि लिखने में समटाइम्स अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। कैश डेबिट ढूंढ दें जरा, लास्ट टाइम 28 लाख, कैश कितना डेबिट 2.8 मिलियन मींस 28 लाख। देन मुझे पहले जरा मेरी तरतीब से बता दें, देन मुझे पहले ये बता दें इक्विपमेंट क्रेडिट कितने से होगा, कॉस्ट की अमाउंट बता दे भाई 4074000, कॉस्ट वही है वो ही है कॉस्ट कौन सी होती है जिस दिन खरीदा, जो टोटल खर्चा हुआ था। अब डेबिट और किसने होना है, ये कब से कब तक की अमाउंट होनी है, बिल्कुल सही आपने कहा है, और ये फिगर अवेलेबल है, अगर आप ढूंढ लेंगे तो ये अवेलेबल है। नहीं ये कब से कब तक, चले डेट बोल लेंगे, 1 जुलाई 3 से लेके 1 जुलाई 6 तक आना है। 4, 5, 6 की डेप्रिसिएशन आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड, अपनी वर्किंग देखें और मुझे अपने टोटल बताना है, काइंडली सबने बताना किन डेप्रिसिएशन को अगर इकट्ठा कर लें तो ये फिगर आ गई है। कौन से 3 यार, इंडिविजुअल फिगर्स अगर काइंडली को बोल दे, 744 800 प्लस 585 840 सॉरी, और प्लस 585 840, कैलकुलेटर उठा लें, 1916480। सर जी क्या नाम है इस फिगर का यार, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। अब क्या रह गया, नहीं सीडी नहीं है बेटा, सीडी ना है, सीडी लेजर में आता है। जज्बातियत खत्म करें, अपने जज्बात पे काबू रखें, बैलेंसिंग फिगर आए, चेक करें गेन आता है लॉस आता है, लिखे लिखे एंट्री लिखे, सब बैलेंस कीजिएगा। गेन या लॉस प्रूफ करें, ये गेन है, प्रूफ कर दें ये गेन है। हाँ ये तरीका ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है। अपने आप को क्लियर करें जरा, इसकी WDV कैलकुलेट करें और कैश से कंपेयर करें, किया करें, ये पंगे की असल इशू है। कैलकुलेटर के साथ खेल बहुत जरूरी है, लेकिन जीरो दबा के। कोई जरा ऐसा भाई बता दे कि फिगर गेन की जिसने आज तक क्लास में कुछ नहीं बताया। वो तो सारे ही हैं, कौन कौन ढूंढूं मैं, मैंने एक दिन बताया था, मैंने एक दिन बताया जी। डियर फ्रेंड्स में से बता दे, जो 2 भाई जो एंड में बैठे हैं, डियर फ्रेंड, दोनों में से कोई बता दे यार, एक दूसरे पे डाल दिए, तू बता दे। बैलेंस करें बताइएगा, आराम से कर लें, अगर कर रहे हैं तो कर लें, अगर कर रहे हैं तो 1 मिनट लगा लें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बेटा गेन लॉस बताना, आगे गेन है लॉस है कितना, 6, ऊंचा ऊंचा बोल, आवाज नहीं बेटा, फिगर तो सही सॉल्व करिए, 642 समथिंग आ रहा मेरे ख्याल। कैलकुलेटर यूज करें सर, ना करें सर, कमाल है यार, मोबाइल पे तो वर्किंग नहीं करेगी ये, मोबाइलों के बस की बात नहीं है गेन लॉस निकालना, मोबाइल तो और अच्छे कामों के लिए होता है, इसका क्या काम हो कैलकुलेशन से, क्या मोबाइल इसलिए लिया था। 642 800 480, 642 480 बेटा, आवाजें तो खत्म करते हैं यार, क्या हो गया। 642 480 डन है, ये फिगर तो बेटा रिकंसाइल कर ले। ये मैंने इतनी दूर क्यों लिख दी है, ये मैंने किधर लिखी है, ये गेन है लॉस है,
प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा कहाँ 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 अदर इनकम अदर इनकम अदर इनकम अदर इनकम अदर इनकम। लेकिन ये प्रूव करें गेन आया भी सही कि नहीं? नहीं ये फिगर तो आ गई कि नहीं? फिगर आ गई है, फिगर आ गई है, सबकी फिगर आ गई है सर। सर लड़ना नहीं सर, कैलकुलेटर पकड़े, जीरो दबा के तरह। भाई ये कह रहे हैं गेन कैसे साबित होगा ये गेन है कि नहीं? तो इसका आसान बड़ा तरीका है, गेन का फॉर्मूला क्या है गेन निकालने का? सेल प्रोसीड्स और डब्ल्यूडीवी ने कंपेयर होना। तो इस डेटा से जरा डब्ल्यूडीवी हो जाए जरा। कॉस्ट कितनी है? 4074000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें 1916480। इस अमाउंट का नाम बोल दें जो आई है, ये है डब्ल्यूडीवी 21 लाख समथिंग है। कैश कितना है? ले डिफरेंस। क्या कैश ज्यादा है? क्या कैश ज्यादा है? कितना ज्यादा है सॉल्व करें। गेन तो डब्ल्यूडीवी और कैश का ही फर्क होता है ना। तो अगर आप वर्किंग करना चाहो तो हो सकती है। लिख दूं ये कर लिए? समझ आ गया? समझ आ गया सर? नहीं नहीं, सेल गेन लॉस आता कैसे? गेन लॉस कैसे आता है? 28 लाख कैश है, इसे कंपेयर कैसे करना है डब्ल्यूडीवी से? तो डब्ल्यूडीवी क्या आई थी? दोबारा सॉल्व कर लो। 21,57,250। एक मिनट है सर जी, ये डब्ल्यूडीवी है ना? तो एक 28 लाख कैश है, तो कैश ज्यादा है, कितना ज्यादा है? तो जो लोग प्लीज क्लियर और करना चाह रहे हैं लिखें, एंट्री वर्किंग लिखें, वर्किंग लिखें। बेटा ये तो ना करो यार, ये किस फिगर की बात करें? ये कैसे है ये? अच्छा फिगर बता दें कोई, सॉरी 52157 सॉरी। ये सर जी कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस हुई है सर, ये तो ना करें यार। डब्ल्यूडीवी कैसे आई है सर? ये तो मतलब डब्ल्यूडीवी कैसे आती है सर जी? आप लोग कंसिडरेट नहीं करते बेटा, इसका फायदा नहीं है यार। देखें इस तरह फायदा नहीं। मैंने कई दफा आपको बताया मैं आपके दोस्तियों के अगेंस्ट नहीं हूँ, प्लीज मेरी बात ठंडे दिल से सोचें। मैं नहीं दोस्तियों के अगेंस्ट, लेकिन इस तरह बात बनती नहीं है। ये हर चीज संजीदगी से होनी चाहिए, डिस्टरबेंस के बगैर। आपका मसला ये है कि बातें तो पूरी कर जाते हैं, तो गेम ऑन। अभी बातें तो पूरी हो जाती हैं, उसका तो स्टॉक कुछ नहीं बचता। क्लोजिंग स्टॉक बातों का नहीं बचने देते आप, वो अगले दिन के लिए नया मिशन लेके आते हैं, लेकिन ये चीजें रह जाती हैं सर। एक एक चीज अगर सही क्लियर हो तो बात अगले कदम पे नेक्स्ट स्टार्ट होती है। बहरहाल मेरी किसी बात में कोई कंफ्यूजन रह गई हो, जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन ओनली, इसी डेटा से अगर फर्ज करें डिस्पोजल अकाउंट रिक्वायर्ड होता, रिक्वायर्ड तो नहीं है, बनाना भी नहीं है, लेकिन अगर डिस्पोजल अकाउंट मांगा होता तो जरा बना के दिखाएं जरा। नहीं इस तरह नहीं, इस तरह ही बना के दिखाएं, एंट्रियां बोल के बना के दिखाएं, कोई पोस्टिंग एरर नहीं, किसी तरह की कैलकुलेशन एरर नहीं। अगर वो कहता है एग्जामिनर डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो कौन सी एंट्रीज करते आप और गेन लॉस निकालते, अपने आप को सुनाए और काइंडली बनाए, जरूर बनाया करें। और यार बीडी आएगा डिस्पोजल अकाउंट में, जाने दे यार, डिस्पोजल अकाउंट में बीडी आएगा, ये वाला डिस्पोजल अकाउंट रन नहीं दे, वो मैं बना लेता हूँ। सर जी कोई इंसान बने यार, ये तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था बात यार, यानी कि इसका मतलब वो भी हो सकता है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा प्लीज डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट करें। अगर आपने डबल एंट्रीज बोल के नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं, अपने आप को सुनाएं, बार बार सुनाएं।
बैलेंस करिए सर स्टोरी को। ये बेटा सेम इसलिए बेटा आ रहा है क्योंकि वही फिगर्स कंपेयर हो रही हैं, सिर्फ कंपेयर करने का तरीका बदल रहा है। अब डिस्पोजल अकाउंट बनाएं या कंपाउंड एंट्री लिखें, इंशाल्लाह अमाउंट सेम है। बहरहाल ये क्लियर होना चाहिए कि कब क्या करना है। अगर लेजेस रिक्वायर्ड है तो अकॉर्डिंगली आप लेजेस बनाएंगे, और अगर लेजेस रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर ये कंपाउंड एंट्रीज भी आप जहन में आनी चाहिए। आगे जाके ये चीजें अब मिक्सअप हो जानी है। सब ओके सर? ये कल और आज जो हमने क्वेश्चन अब किए हैं, कल से मेरी मुराद है, फर्स्ट पेज देखें ना, किस नाम से क्वेश्चन था कल? हाँ जी, एकमल ब्रदर्स। ये जो कल और बेटा आज किए, अब अदर देन वो जो डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। अब कल अकमल ब्रदर्स और आज जो सारी बातें हुई हैं, आज बनता है कि इसको रिवाइज प्रॉपर किया जाए। साथ साथ चलें, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। तो कल इंशाल्लाह अपने टाइम पे मुलाकात हो। अल्लाह हाफिज। सर जो कल किया है और जो आज पढ़ा है इसे फाइनल करना है रिवाइज करके। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है बेटा? आप लोगों की कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? अल्लाह हाफिज।